हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के विज्ञान के अध्याय नंबर 1 को। यानी कि यहां पर इस वीडियो के साथ, इस अध्याय के साथ आपके कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग कक्षा 9 में पहुंच चुके हैं और आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि आपने पढ़ाई भी शुरू कर दी है कक्षा 9 की। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं इस वीडियो में, इस चैप्टर को यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ अध्याय को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं एनसीईआरटी किताब की मदद से। और आपका पूरा ये अध्याय चैप्टर कंप्लीट होने वाला है यहां पर। इसलिए आप इस वीडियो को क्या करें, अंत तक देखें। और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कक्षा 9 के सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर जो करना है कर दो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, हम लोग अपना ये अध्याय पढ़ रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है। अध्याय का नाम आप क्या देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। यानी कि हम अपने आसपास में पाए जाने वाले पदार्थों के बारे में पढ़ाई करेंगे, पदार्थों के बारे में बात करेंगे। यानी कि अपने सराउंडिंग में जो मैटर पाया जाता है उसकी बात करेंगे। तो आपके मन में सबसे पहले सवाल आया कि यार ये पदार्थ क्या होता है, ये पदार्थ किस चीज की बात हो रही है। तो इसी चीज को सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है, फिर उसके बाद आगे हम अध्याय में बढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहला यहां पर पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो यहां पर कहता है कि अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। ठीक है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। तो मतलब यहां पर पदार्थ का क्या हुआ, मतलब कि वो वस्तु जिससे कि दुनिया की सारी चीज बनी हुई है। मतलब एक तरीके से दुनिया की हर चीज क्या है, पदार्थ है। समझ गए। तो दुनिया की हर चीज की हम यहां पर बात कर रहे हैं। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं क्या हूं, पदार्थ हूं, ठीक है। यहां पर यह दीवार है तो दीवार क्या है, पदार्थ है। आप बैठकर वीडियो देख रहे हैं, आप क्या हैं, पदार्थ हैं। यह कैमरा पदार्थ है, स्क्रीन पदार्थ है, जमीन पदार्थ है, यह पंखा पदार्थ है, यहां पर जो बल्ब जल रहा है यह बल्ब पदार्थ है। आप बाहर गए, पेड़ पौधे जो भी दिखा आपको, जो भी चीज आप देख रहे हैं वो सब पदार्थ है। हमारी पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, कोई दूसरा ग्रह, तारा, सारा चीज क्या है, सब पदार्थ है। तो इन्हीं पदार्थों के बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं इन्हीं के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि ये बने कैसे हैं, इनका बनावट कैसा है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो भाई पदार्थ क्या हुआ, एक तरीके से आपने समझा कि पदार्थ यानी कि हमारे आसपास पाई जाने वाली सारी वस्तुएं। अब यहां पर मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो क्या हवा पदार्थ है, जी हां हवा भी पदार्थ है। क्या पानी पदार्थ है, जी हां पानी पदार्थ है। हमारे आसपास पेड़ पौधे, पत्थर या फिर कीटाणु, जीवाणु, कुछ भी पेड़ पक्षी, जो पंछियां उड़ते हैं, क्या वो पदार्थ हैं, सब के सब पदार्थ हैं। सारी चीजें पदार्थ हैं। जो भी चीज आपके आसपास आपको नजर आ रही है वो सब पदार्थ है। कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां पर साफ साफ बताया गया है कि यहां पर हमारे आसपास दुनिया में जो भी चीजें पाई जाती हैं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और साथ में वो कुछ स्थान घेरती हैं, उन सबको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं तो क्या मेरा कुछ द्रव्यमान है, जी हां बिल्कुल है। भाई मेरा शरीर इतना बड़ा है, इस शरीर में कुछ ना कुछ तो है ना, तो भाई मेरे पास द्रव्यमान है ना, जी हां है। क्या मैं कुछ स्थान घेरता हूं, जी हां स्थान घेरता हूं, इतना सारा स्थान घेर रहा हूं, यहां पर खड़ा हूं तो मैं स्थान घेर रहा हूं, जी हां घेर रहा हूं। तो क्या मैं पदार्थ हूं, जी हां हूं। ये पेन क्या पदार्थ है, जी हां है। क्यों, क्योंकि इसका कुछ द्रव्यमान है और साथ में ये कुछ स्थान घेर रहा है। घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, जी हां घेर रहा है। तो यहां पर सिंपल बात है कि वो सभी वस्तुएं दुनिया की जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और साथ में जिनका कुछ आयतन होता है, उन सबको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। तो दुनिया में कौन सी चीज है जो कि पदार्थ है और कौन सी चीज पदार्थ नहीं है। तो भाई दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हैं जिससे कि आप शारीरिक रूप से इंटरैक्ट करते हैं, एक तरीके से मेल मिलाप करते हैं, वो सब पदार्थ है। जैसे ये दीवार में छू रहा हूं तो दीवार क्या है, ये पदार्थ है। ये टेबल यहां पर छू रहा हूं तो टेबल क्या है, पदार्थ है। मैं अपने आप को यहां छू रहा हूं, ये क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ क्या नहीं है,
तो जो मेरे मन में विचार चल रहा है, जो मैं चीजें सोच रहा हूं, वो पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे मन में जो विचार चल रहा है उन सब विचारों में कुछ द्रव्यमान नहीं है, साथ में मेरे विचार कोई शारीरिक रूप से या फिर वास्तविक रूप से स्थान नहीं घेरते हैं, इसलिए वो पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम लोग एक उदाहरण दें तो बहुत अच्छा उदाहरण है, वो ये है कि हमारे आसपास की दुनिया में हम लोग आज के जमाने में कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो कंप्यूटर क्या पदार्थ है? जी हां, बिल्कुल पदार्थ है। लेकिन क्या कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर चलता है, क्या वो सॉफ्टवेयर पदार्थ है? जी नहीं, वो सॉफ्टवेयर पदार्थ नहीं है। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है उसका कुछ वजन नहीं होता। सॉफ्टवेयर जो होता है वो उसका कुछ आयतन नहीं होता है। नहीं होता है ना। उसमें जो वहां पर हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं, जो कंप्यूटर यूज करते हैं, उसका वजन होता है, हार्डवेयर का वजन होता है। लेकिन यहां पर हम लोगों का सॉफ्टवेयर का नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर क्या है? पदार्थ नहीं है। ठीक समझ गए? पदार्थ का सिंपल मतलब क्या? दुनिया में पाई जाने वाली वैसी वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान हो और साथ में कुछ आयतन हो तो वो पदार्थ होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो पदार्थ नहीं होगा। सीधी सी बात है, क्लियर है एकदम, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग यहां पर यह बात समझते हैं कि यहां पर हमारी दुनिया में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो क्या हम पहले लोग आए हैं जो कि इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? जी नहीं, हजारों सालों से लोग आते रहे हैं जिन्होंने इन चीजों के बारे में सोचा है, विचार किया है, अपनी बातें बोली हैं, जिनको कि आगे लोगों ने पढ़ा है और भी बातें बोली हैं। जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं, हमारे आने से हजारों साल पहले भारत में लोग थे जो कि अपनी दुनिया को समझना चाहते थे। तो समझने के लिए उन्होंने क्या किया? हमारी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जो भी चीज है, चाहे वो सजीव चीज है या फिर निर्जीव चीज है, सभी का वर्गीकरण किया। कैसे वर्गीकरण किया? तो यहां पर भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने कहा कि भाई हमारी जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, वो सारे पदार्थ कुल मिलाकर 5 मूल तत्वों से बने हुए हैं, जिनको की कहा कि भाई पंचतत्व है और इन्हीं पंचतत्वों से मिलकर के पूरी दुनिया बनी हुई है। यह चीज इनके द्वारा कही गई थी। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? पहला तो है वायु, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा आकाश। तो इस प्रकार की बात यहां पर लोगों के द्वारा की गई आज के 2000 साल पहले, 3000 साल पहले। ठीक है। तो यहां पर उस समय में या फिर उसके बाद भी दुनिया में जो विचारक आए, उन्होंने इसी प्रकार की कुछ कुछ बातें बोली कि भाई इसी प्रकार का हमारा दुनिया बना हुआ है। लेकिन आज के समय में हमारे पास जब विज्ञान के बारे में इतनी सारी जानकारी है, इतनी बातें हमें पता है, तो हम इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज हम लोग अपने आसपास पाए जाने वाले पदार्थों का वर्गीकरण 2 आधार पर करते हैं। पहला वर्गीकरण हम लोग भौतिक गुणधर्म के आधार पर करते हैं, यानी पदार्थों के भौतिक गुणधर्म के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं। और दूसरा यहां पर यह है कि पदार्थों के रासायनिक प्रकृति या फिर रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं। यहां पर अगर मैं शॉर्ट में आपको पढ़ाऊं तो शॉर्ट में आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग भौतिक गुणधर्म की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पदार्थ को 3 वर्गों में बांटते हैं। 3 वर्ग कौन कौन से हैं इसको जरा सा समझ लेते हैं। पहला हमारे सामने क्या है? पहला है ठोस। ठोस एक पदार्थ का रूप है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा द्रव है। और तीसरा क्या है? तीसरा हमारे सामने है गैस। तो 3 यहां पर वर्गीकरण आपने देख लिया पदार्थ का भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। इसी प्रकार से पदार्थ का हम लोग रासायनिक गुणधर्म या फिर रासायनिक प्रकृति के आधार पर भी वर्गीकरण करते हैं, जिसमें कि हम लोग यहां पर जो हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थ हैं उनको प्योर और इम्प्योर में, यानी शुद्ध और अशुद्ध में वर्गीकृत करते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर इस अध्याय में हम लोग भौतिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकरण को पढ़ने वाले हैं, उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहां पर जो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकरण है उसको हम लोग अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर उसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से बात करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहां पर हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या आता है? आगे यहां पर हमारे सामने आ जाता है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। मतलब कि हमारी दुनिया में हमारे आसपास जो आपको पदार्थ दिखाई दे रहे हैं,
मतलब कि मैं दिखाई दे रहा हूं, ये दीवार है, या फिर आपके सामने जो टेबल लगा हुआ है, जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं, जिस कंप्यूटर में देख रहे हैं, इन सब की अगर हम लोग बात करें तो ये सब जो पदार्थ हैं, इनका गुण कैसा होता है, ये इनका भौतिक स्वरूप कैसा होता है, किस तरीके से ये बने हुए होते हैं, ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहला बात कहता है कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। मतलब कि हमारे आसपास दुनिया में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, जो भी पदार्थ आप देख रहे हैं या फिर उसको महसूस कर रहे हैं, छू रहे हैं या फिर उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, क्या यह बात हमेशा से लोग मानते थे? क्या यह बात सभी लोग स्वीकार करते थे? नहीं। जब यहां पर हमारे पास रिसर्च नहीं हुआ था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, तब लोग दो प्रकार की बातें बोलते थे। मतलब कि दो प्रकार के विचारधारा रखने वाले लोग थे। लोगों का एक समूह मानता था कि हमारी दुनिया में जो भी पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। मतलब कि जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा होता है बड़ा सा, वैसा होगा। उसको हम लोग तोड़ तोड़ कर, काट काट के, या इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। जो भी पदार्थ है वो पहले बहुत बड़ा था और लकड़ी के टुकड़े की तरह बड़ा होता जाता है, और वैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा विचार था। दूसरा यहां पर विचारधारा यह था, उनका मानना था कि हमारी दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो रेत के कणों की तरह, जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे मिलकर के बने हुए हैं। दो प्रकार के विचार थे। ठीक है भाई, तो कौन सा विचार सही है? दूसरा वाला विचार सही है कि हमारी दुनिया में जितना भी पदार्थ पाया जाता है ये रेत के कणों की तरह छोटे छोटे कण से मिलकर के बने हुए हैं। यह बात सही है। क्यों सही है भाई? बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है। आसानी से आपको पता है कि हमारी दुनिया में आज के समय में अणु के बारे में हमें पता है, परमाणु के बारे में पता है, हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो हमें पता है। लेकिन हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं विज्ञान, और विज्ञान में कोई भी बात किसी की सुनी हुई बात नहीं मानी जाती है। तो यहां पर आपके लिए दिया गया है एक एक्टिविटी, यानी कि क्रियाकलाप दिया गया है। आपको यह क्रियाकलाप करना है और उसके माध्यम से आपको खुद से चेक करना है कि क्या यह बात सही है कि हमारी पूरी दुनिया छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई है। क्रियाकलाप बहुत सा आसान है। यहां पर क्या आसान है क्रियाकलाप में? यहां पर कहता है कि आपको एक बीकर लेना है। ठीक है, बीकर लिया, 100 ml का बीकर लिया, उसमें आपने क्या किया? पानी भर दिया। पानी जितने तक भरा आप उसको यहां से मार्किंग कर लें कि भाई इतना पानी है। अब मार्किंग करने के बाद इसमें आप लोग चीनी डालेंगे या फिर नमक डालेंगे। 20 ग्राम 30 ग्राम जितना भी घुल जाए उतना हम लोग चीनी डालेंगे, उतना नमक डालेंगे। जब हम लोग चीनी डालेंगे, जब हम लोग नमक डालेंगे इसमें, तो वो नमक को थोड़ा सा हिला देंगे, हिला करके उसको क्या करेंगे? घोल देंगे। और जब यहां पर इस घोल को तैयार करेंगे, जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, जब इस घोल को हम लोग इस प्रकार से तैयार करेंगे तो हमने क्या किया है? हमने एक प्रकार से मार्क करके रखा है कि कितना हमारा पानी था। जब ये चीनी घुल जाएगा या फिर जब ये नमक घुल जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि जो पानी का स्तर था वो बढ़ा नहीं, बल्कि जितना था उतना ही रह गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस कारण से हुआ क्योंकि हमारे जो यहां पर घोल हमने तैयार किया, उस घोल में जो यहां पर पानी था, पानी के जो कण थे उनके बीच में खाली जगह थे। यानी कि पानी क्या था? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ था, और ये बीच में जो खाली जगह थे, यहां पर हमारे शुगर के यानी चीनी के कण या फिर नमक के कण आकर के बैठ गए, और इस खाली जगह को उन्होंने आकर के भर दिया। और इस कारण से हमें यह दिखता है कि यहां पर जो पानी का स्तर हमने शुरू में देखा था, उस स्तर से जरा सी भी बढ़ोतरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ था, और साथ में जो चीनी था, नमक था, वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ था। और यहां पर जो पानी था, उनके कणों के बीच में खाली जगह था, जिसको कि चीनी के कण ने या नमक के कण ने आकर के भर दिया, और पानी के स्तर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। इस वजह से तो यहां पर हमारे सामने क्या प्रूफ आया कि भाई देखो, पानी जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, चीनी जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। इसी वजह से ऐसा हुआ। अगर ये सतत होते तो चीनी का कण जो है या पानी का कण है वो आपस में इस प्रकार से नहीं घुलते, और पानी का स्तर हमें बढ़ा हुआ दिखता, या फिर कुछ और चीजें होती। हाँ, लेकिन एक चीज है, यहां पर अगर 1 गिलास पानी में तुम 1 किलो नमक डालोगे तो वो तो घुलेगा नहीं, उसके बाद पानी बढ़ जाएगा। आप बोलोगे नहीं सर, आपका बात गलत था।
नहीं, यहां घुलने जितना घुल सकता है उसकी बात की जा रही है, समझ गए? तो यहां पर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर क्या कहता है जरा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये दो क्रियाकलाप था वो हमने समझ लिया। यहां पर ये बातें भी समझ ली कि यहां पर क्या हुआ, पानी में घुल गया, और पानी में घुल गया मतलब क्या, मतलब कि उसने खाली जगह को घेर लिया। तो पहला बात हम समझ गए। क्या पहला बात हुआ कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए हैं, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा यहां पर बिंदु देखते हैं। दूसरा बिंदु क्या कहता है कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं भाई? तो उत्तर होगा कि पदार्थ के ये कण बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने छोटे हैं। आपने अगर परमाणु अणु के बारे में कुछ सुना है या पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि भाई कितना छोटा होता है एक पदार्थ का कण, समझ गए? तो यहां पर हम लोग के लिए एक और एक्सपेरिमेंट है, क्रियाकलाप है। कहता कि आप क्या कीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए, उसका 2 से 3 क्रिस्टल लीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, और उसको 100 मिलीलीटर पानी में घोल दीजिए। 100 मिलीलीटर पानी से 10 ml पानी लीजिए, मतलब कि जो घोल आपने तैयार किया उससे आप 10 मिलीलीटर लीजिए, और फिर अगला 90 मिलीलीटर पानी में घोल दीजिए, फिर उसमें से 10 लीजिए, फिर और 90 मिलीलीटर में घोलिए। इस प्रकार से आपको 5 से 8 बार करना है। मतलब यहां पर ऐसा करना है कि 100 ml पानी लिया, उसमें 2 क्रिस्टल डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के, उसमें से 10 ml लेकर के 90 ml में डाला तो 100 ml हो गया, फिर इसमें से 10 ml लेके 90 में डाला, फिर 10 ml लेके 90 में डाला। ऐसा जब आप करते रहेंगे, 5 से 8 बार करेंगे, फिर भी आपको दिखेगा कि ये जो यहां पर हमारा घोल तैयार हुआ, जिसमें कि हमने इसमें से 4 या 5 बार पानी उठा करके डाला, फिर भी यहां पर आपको रंग दिख जाएगा। ये क्यों मुमकिन है? ये मुमकिन इसलिए है क्योंकि जो कण हमने डाला, जो यहां पर हमने टुकड़ा डाला पोटेशियम परमैंगनेट का, वो जब पानी में घुला तो वो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे कणों में टूट गया, जो कि एक तरीके से पूरे जल में फैल गए। और इसमें से एक छोटा सा हिस्सा जब हमने उठाया तो ये आकर के यहां पूरे जल में फैल गए, और जब ये यहां आए तो ये पूरे जल में फैल गए। इस प्रकार से हमें दिखता है कि जो यहां पर छोटा सा एक टुकड़ा है 1 सेंटीमीटर का हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का, वो लाखों करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। मतलब यहां पर यह है कि जो हमारे कण हैं, जो यहां पर पदार्थ है, उसके जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। समझ गए? यहां पर यही बात कहा गया कि यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से टुकड़े क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। समझ गए? ये सूक्ष्म कण आपको विभाजित होते रहते हैं, और ये बहुत हजारों लाखों की संख्या में कणों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए बोलता है कि यह चीज आप लोग डिटॉल से भी कर सकते हैं कि एक बाल्टी में 2 मिलीलीटर 2 बूंद अगर डिटॉल डालेंगे ना, तो आपको वो पूरा पानी जो है वो एक वैसा आपको एक तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, यहां पर यही चीज कहता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो आपको पता चल गया, यहां पर समझ में आ गया। अब यहां पर हम लोग एक तरीके से देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। हमने अभी तक क्या समझा? पदार्थों के बारे में समझा कि हमारे आसपास के पदार्थ हैं। हमने एक बात समझ ली कि दुनिया में जो भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब उन कणों की हम लोग बात कर लेते हैं, और वो जो कण हैं जिनसे कि मिलकर के सारे पदार्थ बने हैं, इन कणों के गुणों की हम बात कर रहे हैं। तो पदार्थों के गुणों में सबसे पहला गुण यहां पर क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मतलब जो पदार्थ होते हैं, उनके जो कण होते हैं, उनके बीच में बहुत सारा खाली स्थान होता है, खाली जगह होता है। अब यहां पर हमने जो दो यहां पर हमने क्रियाकलाप किए, पहला जो क्रियाकलाप किया जिसमें हमने चीनी का घोल, नमक का घोल तैयार किया, दूसरा जो क्रियाकलाप किया जिसमें कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट को डाला पानी में, यहां पर हमने क्या देखा? देखा कि चीनी के कण जाते हैं, पानी के कणों के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जब पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो वो छोटे छोटे कणों में टूटते हैं, वो भी खाली जगहों में जाकर के बैठ जाते हैं। अगर वहां पे खाली जगह नहीं होता तो क्या वो चीनी घुलने पाता पानी में सही तरीके से? पूरा पानी एक जैसा मीठा मीठा टेस्ट करता? क्या नहीं करता। तो यहां पर एक प्रकार से ये तो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर ही चुके हैं कि यहां पर जो पदार्थ होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में। इसका और भी उदाहरण है, हम लोग डेली इस चीज को देखते हैं। जैसे कि हम लोग चाय तैयार करते हैं,
चाय जब तैयार करते हैं तो उसमें दूध भी होता है, पानी भी होता है, इसके अलावा चाय पत्ती होती है, चीनी होती है, बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे मसाले आदि वगैरह डाला जाता है। तो ये सब घुल जाते हैं एक में और एक घोल तैयार करते हैं, जिनको कि हम लोग अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सब एक दूसरे से इस तरीके से घुल गए हैं कि दूध और पानी के जो खाली स्थान थे उनमें वो सब जाकर के बैठ गया, चाय बैठ गया, चीनी बैठ गया, इसके अलावा और आदि वगैरह जो भी डाला सब बैठ गया। इसी प्रकार से कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो यहां पर एक पदार्थ के कण दूसरे कणों के बीच में, दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो यहां पर हम लोग के सामने ये तो बहुत ही आसान सी चीज है, क्योंकि अभी तुरंत हमने दो एक्सपेरिमेंट देखा, दो क्रियाकलाप देखे, जिसमें कि यह चीज आपका क्लियर हो जाता है कि यहां पर क्या होता है, खाली स्थान होता है पदार्थ के कणों के बीच में। अब यहां पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए, यहां पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव्य होते हैं और गैस होते हैं, यह आपको पता है। तो यहां पर यह चीज आपको आगे पढ़ना है, लेकिन मैं अभी यही बता दे रहा हूं कि देखिए, हमारे जो तीन प्रकार के पदार्थ हैं, तीनों के कणों के बीच में जो दूरी होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन मतलब यहां पर यह है कि जो सॉलिड है यानी जो ठोस है, ठोस के जो कण होते हैं उनके कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। इसीलिए आप जाकर के पत्थर में पानी नहीं डाल सकते हैं। पत्थर के ऊपर पानी डालिएगा बाहर से बह जाएगा। क्यों? क्योंकि जगह खाली नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से लिक्विड को आप देख लें, मतलब कि द्रव्य को देख लेते हैं, पानी को देख लेते हैं, तो पानी के कणों के बीच में काफी खाली जगह होता है, बहुत ही खाली जगह होता है। इसलिए आप पानी में जब डालते हैं, पानी मतलब कोई भी तरल पदार्थ की बात मैं कर रहा हूं, उसमें जब भी आप नींबू डालिएगा या फिर इसमें जब भी आप कोई रंग डालिएगा, कुछ भी डालिएगा, चीनी डालिएगा, तो वो आसानी से घुल जाता है, क्योंकि यहां पर खाली जगह है, खाली जगह के बीच में आकर के बैठ गया और यहां पर ये एक प्रकार से घोल तैयार हो गया। इसी के मुकाबले अगर हम लोग गैसों की बात करें तो गैस में जो कण होते हैं उनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा खाली जगह होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि आपके घर में कहीं दूर खाना बन रहा होता है तो उस खाना के कण जो हैं वो उड़ करके आपके पास पहुंच जाते हैं और आपको क्या मिल जाता है? गंध मिल जाता है। तो यहां पर यह चीज आप समझ लीजिए, ये आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं, वैसे आगे और भी अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है। यह तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा यहां पर यह पॉइंट है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब जो यहां पर हमारे आसपास दुनिया में जो भी पदार्थ आप देख रहे हैं, उन सभी पदार्थों के जो कण हैं वो हमेशा गतिशील रहते हैं, वो स्थिर नहीं रहते हैं। हम यहां पर कोई भी लोहा देखते हैं तो हमको लगता है कि यार ये कितना हार्ड है, बिल्कुल नहीं हिलता है, इसमें से जो कण होते हैं वो कुछ नहीं होंगे। नहीं, लोहे के जो कण हैं वो भी हिलते रहते हैं, भले ही उनका जो गति होता है वो बहुत ही मंद होता है, बहुत ही थोड़ा सा होता है, लेकिन वो कण हिलते हैं। कोई पानी आपके घर में रखा हुआ है, कहीं पर स्थिर रखा हुआ है, कोई पानी को नहीं छू रहा है, लेकिन फिर भी उस पानी में जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं? गतिशील हैं। इसी प्रकार से आपके कमरे में कोई नहीं है, यहां पर हवा बिल्कुल शांत है, लेकिन फिर भी यह जान लो कि यहां पर जो हवा है उसके कण लगातार घूम रहे हैं, लगातार वो गति कर रहे हैं। समझ गए? तो यहां पर अगर इसको मैं तस्वीर के जरिए समझाने की कोशिश करूं तो आपको ज्यादा बेहतर यह चीज समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा तस्वीर समझाता हूं। यह देखो, यहां पर यह क्या है? ठोस के कणों को दिखा रहा है कि ठोस के कणों में किस प्रकार की गति होती है। ये ठोस के कण कहीं उड़ते नहीं चलते, अपने ही जगह पर थोड़ा थोड़ा गति करते रहते हैं, इस प्रकार से वाइब्रेशन जैसा गति करते रहते हैं। उसके मुकाबले में तुम द्रव्य को देख लो, यहां पर जो तरल पदार्थ होते हैं उनका गति कैसा होता है कणों का, इस प्रकार से वो गति करते रहते हैं। और इसी के मुकाबले जब तुम गैस को देखते हो तो गैस के कण जो होते हैं वो बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं, जहां मन करेगा वहां जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, कहीं भी घूमते रहेंगे। तो गति सब में होता है, सारे कण जो होते हैं वो गति करते हैं, उनमें कम ज्यादा हो सकता है। ठोस में बहुत कम गति होगा, द्रव में उससे ज्यादा, और गैसों में जो गति होती है कणों की वो बहुत ज्यादा होती है। यह चीज तुम समझ लो, ठीक है? तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर फिर से आपको क्या किया गया है? एक्टिविटी दिखाया गया है। तो यहां पर क्रियाकलाप बहुत आसान है, आसानी से समझ सकते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि तुम अपने कमरे के किसी एक कोने में क्या करो? बुझा हुआ अगरबत्ती रख दो। इसका सुगंध अगर तुम लोगे तो तुमको नहीं आएगा। मतलब कि एक अगरबत्ती जो जल नहीं रही है, बस ऐसे ही रखा हुआ है, कमरे के कोने में रख दो, तुमको गंध नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी अगरबत्ती को जला दोगे तो तुमको क्या होगा? तुमको बहुत दूर से गंध आ जाएगा, दूसरे कमरे में भी चले जाओगे फिर भी तुमको गंध मिल जाएगा कि भाई कहीं तो अगरबत्ती जल रही है। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है? अब यह क्यों होता है, यह चीज थोड़ा सा समझते हैं, समझ ही लेते फिर आगे पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है? तो यहां पर अगर हम लोग देखें
तो यहां पर आगे क्या कहता है, आगे देखिए यहां पर यही चीज है, अगरबत्ती जल रहा है, अगरबत्ती जल रहा है तो इसका धुआं उठ रहा है। अब इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, लेकिन फिर मैं शॉर्ट में यहां पर बता रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा है, अगरबत्ती हमने जलाया है, अगरबत्ती का धुआं उठ रहा है। अगरबत्ती हमने क्या किया है, जलाया है। जलाया है मतलब क्या, वहां पर गर्मी है भाई, गर्मी है तो वहां पर क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा। तो यहां जो कण निकल रहे हैं अगरबत्ती से, उन कणों में क्या है, ज्यादा ऊर्जा है। ठीक है, अब ज्यादा ऊर्जा है तो क्या होता है, यहां पर हमने अभी तुरंत देखा कि जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार गति में रहते हैं, समझ गए। तो उनमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग कहीं से ऊर्जा देते हैं, जैसे यहां पर अगरबत्ती जल रहा है, जल रहा है मतलब क्या, ऊर्जा है। तो जब यहां पर अगरबत्ती जल रहा है तो ये जो अगरबत्ती के कण हैं, मतलब जो धुआं उठ रहा है, इसमें जो कण हैं उनके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है। इस वजह से वो बहुत आसानी से दूर तक गति कर लेते हैं। लेकिन वहीं कोई ठंडा अगरबत्ती रखा हुआ है जिसमें कि हमने आग नहीं लगाया है, वो वहां पर बहुत दूर तक उसके कण गति नहीं कर पाते हैं और हमें गंध नहीं मिल पाता है। आपको गंध मिलने का मतलब क्या है, मतलब कि उस अगरबत्ती के कण उड़ उड़ करके आपके नाकों तक पहुंचे, जिसको कि आपके नाक ने महसूस किया, तब आपको गंध लगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, हम लोग अपने घर में यहां पर खाना खाते हैं भाई। तो खाना आपके घर में जब तैयार होता है, गरम गरम खाना बनता है, तो आपके नाक में गंध आ जाता है बहुत ही दूर से। आप अपने कमरे में पड़ रहे होते हैं, आपकी मां बहुत ही दूर खाना बनाती है, फिर भी आपको गंध आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि यहां पर जो खाना तैयार हुआ है, इस खाने में क्या है, गर्मी है, खाना को हमने पकाया है। जब हम यहां पर खाना को पकाते हैं तो इसके बहुत सारे जो कण हैं वो क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, वाष्प बन जाते हैं, और हवा के साथ वो मिल करके हमारे नाकों तक पहुंच जाते हैं। और वह नाकों तक पहुंच कैसे गए, क्योंकि यहां पर हमने गर्म किया, तो उन कणों की जो कि इस खाने से निकले हैं, वाष्पीकृत हुए हैं, उनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो हमारे नाकों तक पहुंच जाते हैं। समझ गए। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं आगे, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं कि देखो यहां पर इस वजह से हमारे नाकों तक पहुंचता है। लेकिन अगर वहीं कोई ठंडा खाना रखा हुआ है, रात का खाना अगर तुम्हारे घर में रखा हुआ होता है, तो सुबह जब वो खाना रखा हुआ रहेगा तो तुम्हारे नाकों तक गंध नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर ठंडा खाना जब होता है उसके कणों की ऊर्जा बहुत कम होती है, ऊर्जा कम होने के कारण वो ज्यादा दूर तक गति नहीं कर पाता है। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर यही बात है, यही चीज कह रहा है, इसी चीज का यहां पर क्रियाकलाप दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर हम लोग देख लेते हैं। अब अगला यहां पर कहता है कि जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लो। क्या करो, 2 गिलास या 2 बीकर ले लो, उसमें जल भर दो। पहले बीकर में तुम क्या करो, 1 बूंद लाल या नीला स्याही डाल दो, दूसरे में शहद डाल दो। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर तुमको क्या करना है, यहां पर एक प्रकार से 2 बीकर लेना है या गिलास ले लेना है, एक में तुमको स्याही डाल देना है और दूसरे में शहद डाल देना है। तो भाई बात है कि किसमें यहां पर जल्दी एक तरीके से ये विसरण होगा, मतलब ये जल्दी एक प्रकार से आपस में घुलेंगे। तो यहां पर बात यह है कि जो हमारा रंग है यानी जो स्याही है वो जल्दी घुल जाएगा, और जो शहद है उसको घुलने में काफी समय लगेगा। इसके बाद आगे बात करेंगे तो अच्छे से समझ में आपको आएगा। यहां पर बहुत सारी बातें आपको अभी समझना बाकी है। उसके बाद यहां पर देखें कि क्या होता है। ठीक है, आगे यहां पर क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यहां पर फिर से आपको 2 गिलास लेना है, 2 बीकर लेना है, एक गिलास में गर्म पानी डाल देना है, दूसरे में आपको ठंडा पानी डाल देना है, और दोनों में क्या कर देना है, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट डाल देना है। और यहां पर इसको छोड़ देना है कि भाई क्या करो, तुम खुद से घुल जाओ, खुद से घुल जाओ, इसके लिए छोड़ देना है। और आपको देखना है कि जो गर्म पानी है, ठंडा पानी है, किसमें जल्दी घुलता है, किसमें जल्दी से वो मिक्स हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, यह चीज यहां पर हमें देखना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको यह चीज पूछा जा रहा है कि भाई देखो जो 3 क्रियाकलाप हमने किए उनसे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष यहां पर यह निकलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं,
मतलब कि जितने भी कण हैं उनमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप आगे फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, मैं अभी बता देता हूं कि किसी भी वस्तु के गति के कारण जो उसके पास ऊर्जा होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यहां पर बार बार मैंने कहा कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो लगातार गति में होते हैं, तो भाई गति में है तो उनके पास क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कहता है कि तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। क्यों गति तेज हो जाती है? क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो जो कण हैं वो ऊर्जा को सोख लेते हैं, ऊर्जा उनके पास बढ़ जाता है तो उनकी गति बढ़ जाती है, और गति जब बढ़ती है तो भाई गतिज ऊर्जा भी उनकी बढ़ जाती है। समझ गए? तो इसीलिए जब हम लोग वापस यहां पर पहुंचते हैं, वापस ये जो एग्जाम्पल देखते हैं कि यहां पर एक गिलास में हमने गर्म पानी रखा, दूसरे में ठंडा पानी रखा, और दोनों में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट में से कोई एक डाला, तो जिसमें गर्म पानी रखा गया है जिस गिलास में, उसमें जल्दी घुल जाएगा। जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो जल्दी घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर गर्मी ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा है। ऊर्जा ज्यादा है मतलब क्या? गति ज्यादा है, और गति ज्यादा होने पर वो जल्दी आपस में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये बात आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ये तो बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर क्या कहता है? आगे यहां पर कहता है कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से अंतः मिश्रित हो जाते हैं। हमने जो तीनों क्रियाकलाप देखे, एक हमने अगरबत्ती का देखा, अगरबत्ती हमने जलाया, दूसरे जगह पर अगरबत्ती का गंध पहुंच गया, तो अगरबत्ती के कण जो हवा में उड़े वो हवा में मिल गए। ठीक है, उसी प्रकार से हमने रंग यानी स्याही और शहद को पानी में डाला, उनको छोड़ दिया, कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया, वो आपस में मिल गए, पानी और शहद मिल गया, पानी और रंग मिल गया। इसी प्रकार से हमने यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म पानी ठंडे पानी में डाला, छोड़ दिया, वो भी आपस में मिल गए। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दो प्रकार के कण, दो प्रकार के पदार्थों के कण क्या कर रहे हैं? अंतः मिश्रित हो जा रहे हैं। मतलब हमने उनको नहीं छेड़ा, हमने उनको नहीं छुआ, लेकिन फिर भी वो आपस में क्या हो गए? मिक्स हो गए, आपस में वो अंतः मिश्रित हो गए। अब यहां पर कहता है कि ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। मतलब हमने देखा कि कणों के बीच में खाली जगह होता है, और उस खाली जगह में दूसरे पदार्थ के कण आकर के समावेशित हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर एक प्रकार का मिश्रण तैयार होता है और अंतः मिश्रण होता है। वो लोग आपस में खुद से मिल जाते हैं। अब यहां पर यही चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कहता है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या है? विसरण। यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो प्रकार के पदार्थों का कण स्वतः अगर मिल जाए तो क्या होगा? विसरण कहलाएगा। विसरण क्या हुआ? दो प्रकार के पदार्थ या फिर दो विभिन्न पदार्थ के कण अगर स्वतः मिल जाएं तो वो हमारा विसरण होगा। ठीक है, हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो उसका कारण अभी मैंने बताया कि जब हम कणों को गर्म करते हैं, जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, तो उस पदार्थ के कणों में ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऊर्जा बढ़ने के कारण उस कणों की गति बढ़ जाती है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और जब गति या फिर गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो वहां पर उनका क्या होगा? स्पीड ज्यादा होगा। स्पीड ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो सब जल्दी जल्दी मिक्स होंगे। कैसे होंगे? जरा सा हम लोग तस्वीर से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अगर मैं आगे चलूं तो आगे हमारे सामने क्या है? आगे देखिए, यहां पर ये है। यहां पर क्या हो रहा है? दो प्रकार के कण हैं। एक आपका लाल वाला है, यहां पर ये नहीं आएगा, ठीक है। एक आपका लाल वाला है, एक काला वाला है। दोनों को हमने साथ छोड़ दिया, जैसे कि हमने यहां पर इंक डाला यानी स्याही डाला पानी में, समझ लो कि काला वाला स्याही है और नारंगी वाला यहां पर पानी है। हमने इनको डाला तो ये दोनों प्रकार के जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। गति कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे में हिलते डुलते क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे मिक्स हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। लेकिन अगर इसी को हम लोग गर्म कर दें, जब हम लोग गर्म कर देंगे इसको, तो यहां पर इनकी क्या हो जाएगी? गति बढ़ जाएगी। और जब गति बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ये जल्दी 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 चलेंगे, जल्दी जल्दी घूमेंगे, और जल्दी जल्दी ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। इसी कारण से यहां पर क्या होता है कि जब हम लोग गर्मी बढ़ा देते हैं, ऊर्जा बढ़ा देते हैं, तो यहां पर विसरण की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। यह क्या है? यह विसरण दिखा रहा है कि दो प्रकार के कण हैं, उसको हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप आपस में मिक्स हो रहे हैं, दोनों आपस में मिल जा रहे हैं। यही विसरण है, और कुछ खास नहीं है विसरण, यही विसरण। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या आता है, आगे हम लोग यहां पर देख लेते हैं। यहां पर कहता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब कि जो भी पदार्थ हैं हमारे आसपास, उन सभी पदार्थों के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे करते हैं, ये देखो, ये पेन है, ये पेन अपने जगह पर क्यों बना हुआ है, मतलब कि पेन के जो कण हैं, यहां वाला कण यहीं क्यों है, यहां वाला कण यहीं क्यों है, क्योंकि इस पेन के सारे कण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इस वजह से ये सारे कण एक साथ बने हुए हैं। इसी तरीके से ये जो दीवार है, ये यहां पर क्यों है, आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है दीवार। ये दीवार यहां पर क्यों है, क्योंकि दीवार के सारे कण क्या है, एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इस वजह से वो एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, इसलिए एक साथ एक जगह पर बने हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग किसी भी तरल पदार्थ को देखते हैं, पानी को देखते हैं, तेल को देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो वो सारे कण क्या करते हैं, वो सारे कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि पानी यहां देखो बह रहा है, पानी बह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहां से कुछ कण जो है वो उड़ करके कहीं और जाकर चले गए, बोलेगे नहीं तुम लोग साथ नहीं रहेंगे, कहीं और जाएंगे। करते हैं क्या, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सारे कण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, सारे कण एक साथ चल रहे हैं। भले ही इनके बीच में जो आकर्षण है वो ठोस पदार्थों के मुकाबले कम है, लेकिन आकर्षण तो है ना। इसी प्रकार से जो हमारे आसपास हवा बहती है, हवा के कणों के बीच में भी आकर्षण होता है, आकर्षण बल काम करता है, भले ही उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। लेकिन हमारे पास जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा काम करता है, और इस वजह से देखते हैं कि वो कितने कड़े होते हैं। जैसे ये इतना कड़ा क्यों है, क्योंकि इसके जो भी कण हैं उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा है, जो एक दूसरे को बिल्कुल बहुत ही टाइटली पकड़ के रखते हैं, और इसके कण कहीं भी उड़ करके इधर उधर नहीं जाते हैं, तरल जैसा बहते नहीं हैं, हवा जैसा उड़ते नहीं हैं, अपने ही जगह पर बने हुए रहते हैं। क्यों, क्योंकि ठोस में जो कणों के बीच आकर्षण बल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहां पर खेल बताया गया कि आपको क्या करना है, 3 प्रकार के ग्रुप बनाने हैं। पहला ग्रुप क्या करेगा, ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे एक दूसरे को पकड़ करके रहेगा। दूसरा ग्रुप क्या करेगा, हाथ ऐसे पकड़ लेगा, और तीसरा सिर्फ टच करके रहेगा। तो भाई कौन कौन सा ग्रुप में से लोगों को करना ज्यादा अलग करना ज्यादा आसान है, तो जो टच करके हैं उनको अलग करना बहुत आसान है, थोड़ा सा इसे ताकत लगाओ अलग हो गए। जो हाथ पकड़ के उनको थोड़ा ज्यादा ताकत लगाओ अलग हो गए। लेकिन जो इस प्रकार से एक दूसरे को बिल्कुल जकड़ करके खड़े हैं, इनको अलग करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से ठोस में आपको हो गया कणों के बीच में आकर्षण बल। फिर जो हाथ पकड़े हैं वो समझो कि तरल पदार्थ हो, यानी कि द्रव में आकर्षण बल हो गया। और जो टच बिल्कुल केवल छू रहे हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो समझ लो गैस की बात कर रहा है। तो ये चीज आपको यहां पर समझाने की कोशिश की गई है उदाहरण के माध्यम से। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर यही चीज कहता है कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। यह इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो यही बात है कि भाई देखो, जितने भी पदार्थ हैं उनके कणों के बीच आकर्षण बल काम करता है। ये जो आकर्षण बल है पदार्थ के कणों को एक साथ रखता है, लेकिन अलग अलग पदार्थों में जो आकर्षण बल का ताकत होता है वो अलग अलग होता है। मैंने आपको पहले ही समझाया कि जो ठोस होते हैं उनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, और जो गैस होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है कणों के बीच में वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब यहां पर आप लोग देखिए तो आपके सामने प्रश्न है एनसीईआरटी का प्रश्न, इसको मैं जरा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, क्या कुर्सी पदार्थ है? जी हां पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ द्रव्यमान होता है, उसका कुछ आयतन होता है ना, बिल्कुल होता है। तो ये क्या है? पदार्थ है। वायु पदार्थ है? जी हां वायु पदार्थ है, क्योंकि वायु का कुछ द्रव्यमान है, वायु का कुछ आयतन है, भले ही उसका द्रव्यमान बहुत ही कम है लेकिन है ना, तो भाई वो भी पदार्थ है। क्या स्नेह पदार्थ है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्नेह एक प्रकार की भावना है, एक प्रकार का हमारा इमोशन है। समझ गए? तो ये हमारा पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसका कुछ आयतन नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, इस वजह से। इसी प्रकार से और भी चीजें हैं, जैसे गंध की बात की गई है। क्या गंध पदार्थ है? तो भाई गंध के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गंध में दो बात होता है। एक, आपको गंध जो इमोशन हुआ, जो आपने महसूस किया, बहुत अच्छा गंध है। और दूसरा हुआ कि जिस चीज का गंध आया, मान लो खाने का गंध आ रहा है आपको, तो खाने का गंध आने का मतलब यह है कि खाने के कण जो हैं उड़ करके आपके नाकों तक पहुंचे, जिसको कि आपके नाक ने महसूस किया। तो वो जो कण पहुंचा आपके नाकों तक, वो भी एक प्रकार का गंध ही है।
तो वो जो कण है वो क्या है? पदार्थ है। लेकिन जो आपने महसूस किया वो पदार्थ नहीं है। समझ गए? आगे यहां पर घृणा क्या है? घृणा एक प्रकार का हमारा इमोशन है, वो पदार्थ नहीं है। बादाम पदार्थ है, विचार हमारा पदार्थ नहीं है। शीत पदार्थ नहीं है, ठंड लग रहा है भाई, ठंड लगना थोड़ी पदार्थ है। नींबू पानी पदार्थ है, इत्र की सुगंध पदार्थ है। ठीक है, ये सब बातें हो गई। अब यहां पर अगला प्रश्न है, गरम गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। भाई कई बार मैं अभी तक समझा चुका हूं, 4 बार उदाहरण दे चुका हूं इसका, कि भाई जो गर्म खाना होता है उसके जो कण होते हैं उनमें ऊर्जा ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास तापमान ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक गति करते हैं। ठंडा खाना होता है उसमें ऊर्जा कम होती है, इसलिए कण जो है ज्यादा दूर तक गति नहीं कर सकते। 4 बार मैं समझा चुका हूं, आसानी से आप लिख सकते हैं। अब यहां पर आगे उदाहरण है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट सकता है, इसके पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? अब यहां पर बात है कि देखो भैया, स्विमिंग पूल में पानी जो होता है उसमें कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि पानी क्या है? एक प्रकार का तरल पदार्थ है, द्रव्य है। ठीक है, तो आकर्षण बल काफी कम होता है, इस वजह से हम आसानी से उनके कणों को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, पानी के कणों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, आकर्षण बल की बात यहां पर करता है। इसके बाद यहां पर चौथा है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? भाई 3 विशेषता अभी तुरंत पढ़ाया हूं, 3 टॉपिक है, 3 विशेषता है। तुम यहां पर क्या करो, कमेंट करके बताओ कि भाई अभी तुरंत मैंने कौन से 3 विशेषताएं पढ़ाई हैं कणों की, उसको लिखो जरा कमेंट में, देखते हैं कि अभी तक कौन कौन वीडियो देख रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करने का मतलब क्या है? मतलब कि यहां पर हम लोग ठोस, द्रव्य, गैस, इनकी बात करने वाले हैं। तो यहां पर कहता है कि अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव्य और साथ में गैस। मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर दिया, बोलने में द्रव को द्रव्य द्रव्य बार बार बोल दिया हूं, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। ठीक है, द्रव, ठीक है, द्रव। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास गुण क्या है? पहला हमारे पास पदार्थ की अवस्था क्या है? वो है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था की यहां पर बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या कहता है कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़, ये सब आपको लेना है और इसको क्या करना है? इनको तोड़ने की कोशिश करना है। मतलब कि इनको यहां पर आपको, सॉरी तोड़ना नहीं है, तोड़ने वाला आगे आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। यहां पर कहता है कि इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनका आकार का रेखा चित्र बनाना है। मतलब कि ऐसे जैसे पेन लिया, कॉपी पर रखा और पेंसिल से उसका क्या कर दिया? आकार तैयार किया। तो यहां पर पूछता है कि क्या ये जो सारे आपके पास वस्तुएं हैं इनका निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमा है और स्थिर आयतन है? जी हां, जी हां, बिल्कुल है। हमारे पास जो यहां पर लकड़ी है या कील है या फिर ये पेन ही देख लो, इसका निश्चित आयतन है। जी हां, आयतन बदलता थोड़ी है, जितना है उतना ही है। उसी प्रकार से क्या कोई निश्चित आकार है? जी हां, निश्चित आकार। आपको पता है जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से ऐसा ही पेन दिख रहा है, पेन ऐसा थोड़े कि आकार बदल गया, नहीं। उसी प्रकार से ठोस चीजों का आकार नहीं बदलता है। स्पष्ट सीमा है, जी हां, स्पष्ट सीमा है। यहां तक इसका सीमा है, हमें पता है। इससे यहां से निकल करके यहां इसका सीमा नहीं होगा, यह हमें पता है, तो स्पष्ट सीमा है। अब यहां पर एक तरीके से हमें क्या बताया जा रहा है? हमारे आसपास जो ठोस पदार्थ हैं उनके गुण बताए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी पूछता है, इन पर हथौड़ा मारने, खींचने, गिराने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। भाई तुम अगर मैं इस पेन को गिरा दूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या ये तरल बन जाएगा? क्या कुछ नहीं होगा। क्या ये टूट जाएगा? हाँ, टूट सकता है, लेकिन ये ठोस ही रहेगा, ये तरल नहीं बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? तो भाई विसरण के बारे में सोचना पड़ेगा। विसरण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहां पर जो ठोस पदार्थ होते हैं इनके बीच में, कणों के बीच में एक प्रकार से, तो पहले तो भाई इनके कणों के बीच में खाली जगह नहीं है। दूसरी बात यह कि भाई जो कण है, यानी जो ये पदार्थ हैं, इनके जो कण हैं, पदार्थ के कण, ये इनमें गति बहुत ही कम होती है। इस वजह से विसरण बिल्कुल ना के बराबर होता है। समझ गए? इसके बाद यहां पर बल लगाकर क्या इनको संपीड़ित करने का प्रयास किया जा सकता है? क्या इनमें संपीड़न होता है? यह भी सवाल है। आइए समझते हैं क्या बोलता है। तो यहां पर कहता है कि उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। वही बात है जो मैंने कहा, यह तो बहुत आसानी से आपको भी पता चल गया होगा कि जितने भी उदाहरण हमने देखे ये सब क्या हैं? ठोस के हैं।
ठोस के बारे में बात करें तो ठोस के क्या गुण होते हैं? ठोस का निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमा होता है, स्थिर आयतन होता है और साथ में यहां पर नगण्य संपीड़ितता होती है, यानी नगण्य कंप्रेसिबिलिटी होती है। मतलब क्या होता है? मतलब कि आप प्रेशर लगा करके, दबाव डाल करके आप किसी भी चीज का, मतलब ठोस का, आप आयतन नहीं बदल सकते हैं। मतलब कि उसको छोटा नहीं कर सकते। इतना बड़ा ये है और इसको हम ऐसे ताकत लगा करके और इतना छोटा कर देंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो यही चीज कहता है कि इनमें नगण्य संपीड़ितता होती है। मतलब क्या? मतलब कि आप प्रेशर डाल के, दबाव डाल के आकार को छोटा नहीं कर सकते हैं। यही चीज यहां पर कह रहा है। यहां पर कहता है कि बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। जी हां, बिल्कुल बनाए रखता है। ये पेन है, इसको ऐसे ऐसे हम ताकत लगा रहे हैं, रियली में ताकत लगा रहे हैं सच में, लेकिन ये अपने आकार को नहीं बदल रहा है। बहुत ज्यादा ताकत लगाएंगे तो हो जाएगा, हो सकता है ये टूट जाए, लेकिन ये एक आकार नहीं बदलेगा, ये दृढ़ दृढ़ होता है। समझ गए? ये तो क्लियर बात है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जो ठोस होते हैं उनका निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमा होता है, स्थिर आयतन होता है, नगण्य संपीड़ितता होता है और ये अपने आकार को बना के रखते हैं, ये दृढ़ होते हैं। ये सब चीजें सीख ली हमने। लेकिन हमारे पास कई सारे उदाहरण हैं जो कि इस बात से रूबरू नहीं रखते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास रबड़ है भाई। तो रबड़ है, तो रबड़ के ऊपर जब हम लोग ताकत लगाते हैं, खींचते हैं, तो रबड़ का आकार बदल जाता है। तो फिर वो ठोस है या नहीं है? तो यहां पर उत्तर होगा है। कैसे है हम आगे समझेंगे। इसी के बाद यहां पर कहता है कि हम लोग यहां पर चीनी को या फिर नमक को जब लेते हैं, उसको जब अलग अलग बर्तन में रखते हैं, तो जिस बर्तन में रखते हैं उस आकार का चीनी या फिर नमक हो जाता है। तो फिर चीनी नमक हमारा ठोस कैसे हुआ? वो तो अलग अलग आकार ले ले रहा है। इसके बाद यहां पर कहता है स्पंज, कि स्पंज जो हम लोग लेते हैं, स्पंज जो होता है, जो फोम होता है, स्पंज ठोस है, ठीक है, लेकिन हम उसका संपीड़न कैसे कर पाते हैं? इतना बड़ा स्पंज के ऊपर ताकत लगा करके इतना छोटा कर देते हैं, कैसे कर देते हैं अगर वो ठोस है तो ये सब ठोस कैसे है? ये सोचिए। उसका उत्तर भी दिया है, मैं समझा रहा हूं, कोई खास बात नहीं है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कहता है कि ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर वो पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक लगाने पर वो टूट जाता है। मतलब रबर बैंड ठोस है, लेकिन वो खींचता क्यों है? उसकी एक गुण है, उसका एक गुण है। लेकिन जब तक हम लोग ताकत लगा करके रखेंगे, तब तक रबर बैंड उस स्थिति में रहेगा। जैसे ही छोड़ेंगे वो अपने वास्तविक स्थिति में आ जाएगा। और बहुत ज्यादा ताकत लगा देंगे तो रबर बैंड क्या होगा? टूट जाएगा। समझ गए ना? टूट जाएगा, लेकिन वो अपनी स्थिति को बरकरार रखेगा। ठीक है। अब यहां पर शर्करा या नमक की बात करते हैं, चीनी और नमक की बात करें तो यहां पर हम कह रहे हैं कि चीनी को जिस बर्तन में डालते हैं उस आकार का हो जाता है। लेकिन क्या चीनी का वो वास्तविक रूप है? नहीं। चीनी जो होता है या नमक होता है, उसका वास्तविक रूप जो छोटा छोटा कण होता है ना, वो होता है। अगर आप चीनी के कणों को देखेंगे तो वो बिल्कुल छोटे उससे होते हैं, छोटे से, और वो छोटा सा जो कण है उसका आकार स्थिर होता है। उसके आकार को हम लोग नहीं बदल सकते हैं। वो किसी भी बर्तन में रखें, कहीं भी रखें, वो चीनी का आकार वही रहेगा, छोटा सा, और वही उसका वास्तविक आकार है। समझ गए? तो यहां पर हम लोग चीनी के बहुत सारे कणों की बात कर रहे हैं। एक कण का जो चीनी का आकार है वो वैसा ही रहता है, वो बदलता नहीं है। समझ गए? क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल का आकार नहीं बदलता है। ठीक है। इसके बाद बात करें स्पंज की, तो स्पंज में हम लोग वहां पर संपीड़न कैसे कर पाते हैं भाई? स्पंज का संपीड़न इसलिए करने पाते हैं क्योंकि स्पंज में बहुत सारा खाली जगह होता है जहां पर हवा भरा हुआ होता है। जब हम लोग स्पंज को इस प्रकार से दबाते हैं तो स्पंज के अंदर मौजूद जितने भी हवाएं हैं वो बाहर निकल जाती हैं, वायु बाहर निकल जाता है, और स्पंज को जब हम छोड़ते हैं तो वायु फिर से वहां पर आ जाता है और स्पंज फैल जाता है। मतलब यहां पर यह है कि जो स्पंज है उसमें संपीड़न जो होता है वो नहीं होता है, उसके अंदर हवा निकल जाती है, इसलिए वैसा हमें दिखता है। ठीक है। ये भी ठोस है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहां पर द्रव अवस्था की बात कर लेते हैं। द्रव अवस्था में आपका क्या उदाहरण हो जाएगा? जैसे जल हो जाएगा, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, ये सब हो जाएंगे। अब इनके क्या गुण होते हैं? तो यहां पर वही एक्टिविटी के जरिए बताया गया है। मैं एक्टिविटी को थोड़ा सा छोड़ रहा हूं क्योंकि वही सारे सवाल पूछे गए हैं जो कि आपको पता है। जैसे यहां पर अगर द्रव को फर्श पर डाल देंगे तो क्या होगा? यहां पर मापक सिलेंडर से इनका आपको 50 ml नापिए कि भाई अलग अलग बर्तन में रखने पर 50 ml होता है कि नहीं होता है। ये सब बातें लिखी गई हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करें? उसके गुण को देख लेते हैं, द्रव के गुण को देखते हैं। तो कहता है कि पहला बात कि जो द्रव होता है उसका आकार नहीं होता है।
मतलब आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है। पहला पॉइंट क्या है? आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। मतलब यहां पर यह है कि जिस बर्तन में हम रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा द्रव, लेकिन जो द्रव होता है उसमें बहाव होता है। मतलब कि यहां पर वो आकार बदलते रहता है। पानी को आप गिलास से डालते हैं तो वो क्या होगा? बह जाएगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज होता है। यानी कि जो यहां पर हमारे पास जो तरल पदार्थ होते हैं, यानी कि जो द्रव होता है, उसका आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। आयतन निश्चित कहने का मतलब यह है कि अगर एक बाल्टी में हमने 1 लीटर पानी डाला, तो उस बाल्टी से उस 1 लीटर पानी को निकाल करके अगर हम ग्लास में डाल दें या बोतल में डाल दें, तो वहां पर भी 1 लीटर ही रहेगा, वो 2 लीटर या 3 लीटर नहीं हो जाएगा। तो यह चीज पानी में आपको पता है कि होता है। ठीक है, अब यहां पर दूसरा गुण क्या हो गया? दूसरा गुण तो यहां पर यह हो गया कि भाई इसमें बहाव होता है। बहाव होता है यानी फ्लूइडिटी होती है। ठीक है, और इसका आकार बदलते रहता है। ये दृढ़ नहीं होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि अपने शेप को चेंज करने में फ्री छोड़ देते हैं। जैसा बर्तन में डालोगे वैसा इनका शेप हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर बताता है कि देखो, ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। मतलब यहां पर क्या है? द्रवों में विसरण काफी आसानी से होता है, और द्रवों में विसरण जो होता है उसमें आप ठोस को भी डाल करके विसरण करा सकते हैं, द्रव को भी विसरण डाल करके विसरण करा सकते हैं, और साथ में गैस का भी विसरण करा सकते हैं। तीनों के उदाहरण हम यहां पर समझ लेते हैं। जैसे यहां पर यही चीज कहता है कि वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं, अतः गैसें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु पौधों के लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, यही चीज है यहां पर। तो यही चीज आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो, गैसों का विसरण आसानी से हमारे जल में होता है, यानी कि तरल पदार्थ में होता है, और साथ में जो सॉलिड होते हैं उनका भी, यानी जो ठोस होते हैं उनका भी विसरण आसानी से द्रव में होता है। ठीक है, यहां पर कहता है कि सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। यह तो चीज मैंने आपको बता दिया कि द्रव में ठोस का भी विसरण होगा। जैसे कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, चीनी डाला, नमक डाला, तो वो क्या था? ठोस का द्रव में विसरण था। ठीक है, उसी प्रकार से हमने पानी में क्या डाला? स्याही डाला, तो वो क्या था? तरल का तरल में, यानी कि द्रव का द्रव में विसरण हो गया। इसी प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, वो क्या है? गैस का तरल में, यानी कि गैस का द्रव में विसरण। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप किसी के घर घूमने गए होंगे या कहीं गए होंगे तो आपने एक्वेरियम देखा होगा, जहां पर शीशे के बड़े से बर्तन होते हैं जिसमें कि आपको मछलियां रखी जाती हैं। वो मछलियों को पानी के साथ साथ उनमें एक मोटर लगा हुआ होता है जो कि उसमें गैस छोड़ते रहता है, हवा छोड़ते रहता है। कुछ कहा खास चीज है क्या? नहीं, वो कुछ खास नहीं है। बस वो क्या करता है? हवा का बुलबुला वहां पर छोड़ता है। वो जब हवा का बुलबुला छोड़ता है ना, तो उस बुलबुले में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो उस पानी के साथ घुल जाते हैं। क्यों? विसरण की वजह से, जिसको कि वहां पर एक्वेरियम में मौजूद जो भी मछलियां होती हैं वो ग्रहण कर लेती हैं। इसी प्रकार से हमारे आसपास की दुनिया में जो यहां पर तालाब होते हैं, नदियां होती हैं, समंदर होता है, वहां जो जीव जंतु रहते हैं उनका भी जो ऑक्सीजन का कमी है, ऑक्सीजन का जरूरत है, उसका पूर्ति इसी प्रकार से होता है, विसरण से। हवा में मौजूद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, और जलीय जीव उसको ले लेते हैं। इसी प्रकार से जो पेड़ पौधे जो कि पानी के अंदर उगते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए उसी प्रकार से मिलता है। तो यहां पर बात क्या है? मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि भाई द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण होता है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो यहां पर सवाल है, क्या ठोसों में विसरण होता है? होता है, लेकिन बिल्कुल एकदम नगण्य होता है। जैसे कि दो लोहे को एक साथ रख दो तो उनके बीच में विसरण होने में कई हजार साल भी लग सकता है, सैकड़ों साल, 2000 साल भी लग सकता है, क्योंकि उनके कणों की गति जो है वो बहुत ही धीमी है। लेकिन अगर हम लोग कोई तरल पदार्थ लेते हैं, यानी कि द्रव लेते हैं, तो उसमें जो विसरण होगा उसकी गति बहुत ही ज्यादा होगी। समझ गए? इसलिए यहां पर हम लोग का क्या होता है? यहां पर गति, जो विसरण होता है द्रव में, वो ज्यादा होता है। अब यहां पर सवाल पूछता है, ये सवाल शायद आपके एनसीईआरटी में भी है, कि द्रवों में
ठोस की अपेक्षा विसरण का ज्यादा क्यों होता है? कारण है कि जो द्रव होते हैं उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान ज्यादा होता है, और साथ में यहां पर जो द्रव हैं उनके पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति आसानी से कर पाते हैं, ज्यादा गति करते हैं, इसलिए विसरण का दर भी ज्यादा होता है द्रव में। ठीक है, यह चीज आपका क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर बात की गई है गैसीय अवस्था की, गैसीय अवस्था की बात की गई है। तो यहां पर उदाहरण है कि देखो भाई, हमारे आसपास की दुनिया में क्या होता है, हम लोग जब बच्चे थे या फिर आप भी आजकल देखते होंगे कि हमारे आसपास के इलाके में बहुत सारे लोग आते हैं बलून बेचने के लिए। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे मैं भी था बचपन में, हमको बलून चाहिए था स्पेशल वाला। स्पेशल वाला कौन सा बलून? जिसमें कि बलून को ऐसे छोड़ दे तो बलून हवा में उड़ जाए, वैसा वाला बलून चाहिए था। इसी प्रकार का गैस सिलेंडर लेकर के आदमी आता था, वो बलून भरता था और हमको देता था, हम उससे खेलते थे। ठीक है, तो यहां पर ये जो बलून है, यहां पर आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार से क्या हो रहा है, यहां पर ये बलून क्या बना हुआ है, यहां पर ये एक प्रकार से इसमें गैस भरा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो ये जो गैस है ये एक प्रकार से दिखा रही है हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद गैस की। मतलब यहां पर ये है, गैस के गुणों की बात यहां पर फोकस कराया जा रहा है। तो गुण में यहां पर सबसे पहले संपीड़न की बात की जा रही है कि देखो भाई, हमने जो सिलेंडर देखा, जिस सिलेंडर से उस गैस को भरा जा रहा है, उसमें क्या है, गैस है। और एक सिलेंडर जो वो आदमी लेकर के आता है गैस से गुब्बारा बेचने वाला, उस एक सिलेंडर से वो हजारों की संख्या में गुब्बाराओं को भर सकता है। तो भाई हजारों की संख्या में जो गुब्बारे हैं उनके में जो हवा है उसको उसने क्या किया, एक सिलेंडर में कैद करके रखा हुआ है। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर बात है कि गैसों का संपीड़न बहुत ही आसानी से हो सकता है, हम लोग आसानी से गैसों को संपीड़ित कर सकते हैं। समझ गए? मतलब इतना सारा गैस को दबा करके, प्रेशर लगा के, दबाव लगा के इतना सा टंकी में हम लोग जाके भर देते हैं, ऐसा होता है। हमारे आसपास जो गैस के सिलेंडर आते हैं घर में, ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में इस्तेमाल होते हैं, सीएनजी आज गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है, या फिर जो गुब्बारा वाला मैंने उदाहरण दिया, वहां पर क्या होता है, गैसों को संपीड़ित करके बहुत ही छोटे से बर्तन में कैद कर दिया जाता है। तो पहला गुण तो आप यहीं पर समझ गए कि भाई गैसों में क्या गुण होता है कि उनको संपीड़ित आसानी से किया जा सकता है। यही चीज हमने देखा कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। उदाहरण के लिए हमारे घर में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी होती है, या फिर अस्पताल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें संपीड़ित गैस होती है। ये तो मैंने आपको समझा दी, बहुत आसान सी चीज है। इसके बाद कहता है कि आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। कहता है कि संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। तो संपीड़ितता के बारे में आप समझ गए कि भाई गैस जो होता है उसको आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। इतना बड़ा गैस है, उसके ऊपर दबाव डालो और उसको छोटा सा कर दो, और उसको क्या करो, तुम छोटे से सिलेंडर में कैद कर दो, और कहीं भी भेजना है भेज दो, कहीं भी इस्तेमाल किसी तरीके से करना है कर लो। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे ये गुण, तो पहला गुण आप समझ गए। दूसरा गुण यहां पर कहता है कि हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचते हैं, ये खाना वाला गंध वाला उदाहरण हम लोग बहुत देख रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। मतलब कि देखो रसोई कहां है, बहुत दूर है, समझ गए, और वहां से गंध उड़ा। कैसे उड़ा भाई? खाने के जो कण हैं वो हवा में मिल गए और वो उड़ करके हमारे नाक तक पहुंच गया, और हमने सूंघ लिया कि आज तो एकदम पनीर का सब्जी बना है। भाई सूंघ लिया ना, क्यों? क्योंकि वहां से कण उड़ करके हमारे नाकों तक पहुंचा। कहता है कि यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। यहां पर विसरण की बात आ गई कि देखो हमने क्या देखा, जो ठोस होते हैं उनमें विसरण की गति या फिर विसरण का दर जो होता है वो नगण्य होता है, नगण्य के बराबर होता है, मतलब एकदम इतना स्लो होता है कि उसको नगण्य मान लो। ठीक है, इसके मुकाबले द्रवों की हम बात करते हैं तो द्रवों में जो यहां पर हमारा होता है विसरण, उसका दर बहुत ही तेज होता है ठोस की तुलना में। कि भाई हमने रखा, पानी में डाला स्याही, और वो 10 मिनट में 15 मिनट में वो क्या हो गया, अच्छे से घुल गया अपने से, हमने छेड़छाड़ नहीं किया। वही तुम गैसों को देखो कि भाई कहीं दूर हमारा खाना बना, बगल वाले के घर में खाना बना, और गंध आ गया हमारे नाक तक, कितने देर में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में।
इतने इलाके में फैल गया गंध। तो यहां पर तुमको क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि यहां पर जो जो हमारे पास गैस होते हैं, गैसों का विसरण का दर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठोस, द्रव और गैस में विसरण का दर सबसे ज्यादा किसमें होगा? हमारे गैसों में होगा। ठीक है। इसके बाद बात करें तो कहता है कि कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत ही तीव्रता से होता है। मतलब यहां पर बात है कि गैस का दूसरे गैस में विसरण तेज गति से क्यों होता है? उसका कारण यहां पर यह है कि यहां पर कणों की गति बहुत तेज होती है और साथ में कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ही ज्यादा होता है, अत्यधिक होता है। इस वजह से यहां पर विसरण का गति भी बहुत ही ज्यादा होता है, तीव्र होता है। ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर तीनों हमारे पास पदार्थ की अवस्थिति है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ठोस में जो पदार्थ के कण होते हैं वो कितने नजदीक होते हैं, कितना खाली जगह है, बिल्कुल भी नहीं है। जो द्रव है उनके बीच में बहुत सारा खाली जगह है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास गैस है, गैस में तो खाली खाली जगह है, थोड़ा मोड़ा कण है। ठीक है। यह चीज आप यहां पर तीनों अवस्थाओं का आपने देख लिया पदार्थ के। ठीक है। अब यहां पर आगे देखें तो आगे कहता है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तनों की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब ये क्या चीज कह रहा है, ये जरा सा समझते हैं। यहां पर कह रहा है कि देखो, जो गैस है वो किसी भी बर्तन में हम लोग अगर गैस को रखें तो वो गैस क्या करता है? दबाव बनाता है। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं? बलून फुलाते हैं। जैसे यहां पर हमने क्या किया, एक बलून लिया, बलून को ऐसे फुला दिया, मतलब हवा भरा उसमें और बलून को फुला दिया, बलून एकदम टाइट फूल गया। ठीक है। तो ये बलून इतना टाइट क्यों फूल गया भाई? क्यों इतना कड़ा ये फूल गया है? उसका कारण यहां पर यह है कि बलून के अंदर जो कण पहुंचे हैं, हवा के कण हैं, वायु के कण हैं, वो कण क्या कर रहे हैं? लगातार गति कर रहे हैं, लगातार वो गतिशील हैं। अब गति कर रहे हैं किस तरफ? इधर उधर कहीं भी गति कर रहे हैं, उनका कोई तय थोड़ी है कि किधर जाएंगे। समझ गए? तो इधर उधर वो लगातार क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। अब जब ये इधर उधर गति कर रहे हैं तो गति करने के दौरान ये जो बलून का अंदर का दीवार है, अंदर का हिस्सा है, उससे वो टकरा रहे हैं, लगातार वो टकरा रहे हैं। जैसे कि यहां से ये कण गया, यहां टकराया, सॉरी ये बहुत ही बड़ा हो गया। ठीक है। तो ये कण क्या हुआ? ये कण वहां गया और यहां पर जाके ऐसे टकराया। ठीक है। यहां टकराया, ये वाला कण इधर टकराया, ये इधर टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया। सब तरफ ये कण लगातार टकरा रहे हैं, बार बार जाके टकरा रहे हैं। अब इस टकराने के कारण, कणों के टकराने के कारण क्या हो रहा है? बलून के अंदर जो है, अंदर से बल लग रहा है, चारों तरफ सभी तरफ बल लग रहा है। ऐसे ऐसे लगातार कण टकरा रहे हैं तो उससे क्या लग रहा है? बल लग रहा है। अब इस बल के कारण यहां पर क्या हो रहा है? एक प्रकार का दबाव बन रहा है। किस चीज का? गैस का यहां पर दबाव बन रहा है। समझ गए? यहां पर गैस का यहां पर दबाव बना। तो यहां पर इसी दबाव के कारण, कणों की गति के कारण जो टकराव होता है, उसी का टकराव के कारण जो दबाव बनता है, उसी से गैस का दबाव बनता है, उसी से बलून हमारा फूला हुआ होता है। अब ये बलून के जगह पर हम लोग कुछ दूसरा चीज रख दे, जैसे कि हम लोग हवा भरते हैं, जो हम लोग फुटबॉल में चक्का में हवा भरते हैं, वो हवा भरने पर चक्का इतना कड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर हवा हमने भरा है, हवा क्या कर रहा है? इसी प्रकार से गति कर रहा है और वो टकरा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? एक प्रकार का हमारा दबाव बन रहा है और उस दबाव से बलून जो होता है वो फूला हुआ होता है। ठीक है। ये चीज हमने यहां पर समझ लिया। अब यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो यहां पर हमारा क्या है? प्रश्न है। इन यहां पर बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, इनको क्या करना है? घनत्व के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। घनत्व क्या होता है? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं। यानी प्रति इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होगा उसको घनत्व कहेंगे। तो यहां पर इसको देख लें तो वैसे मैं बता देता हूं, सबसे कम घनत्व इनमें वायु का है। ठीक है। वायु का सबसे कम घनत्व हो गया। उसके बाद आ गया चिमनी का धुआं। उसके बाद आ गया हमारे पास रुई, रुई का घनत्व कम होता है, ये आपको पता है। इसके बाद यहां पर आ गया हमारा जल, उसके बाद शहद, उसके बाद चौक और उसके बाद लोहा। ठीक है। अब यहां पर आगे कहता है कि पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। मतलब कि एक प्रकार से आपको क्या करना है? बताना है कि कौन सा गुण पदार्थ, कौन सा गुण ठोस का है, कौन सा गुण हमारे तरल का है, कौन सा गुण हमारे गैस का है। ठीक है। उसको सारणीबद्ध करना है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक और वीडियो बनाऊंगा इस अध्याय के ऊपर, जिसमें कि पूरा अध्याय को हम लोग नोट से पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इस चीज की बात कर लेंगे।
यहां पर आपको दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज एवं ऊर्जा एवं घनत्व की बात करनी है। घनत्व के बारे में ऊपर बात हो गया, गतिज ऊर्जा हमने बता दिया, संपीड़ितता हमने बता दिया, तरलता बता दिया। तरलता मतलब कि तरल होने का जो गुण हुआ वो हो गया। फिर आकार, ये सब बातें आप कर सकते हैं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देता है जिसमें उसमें रखते हैं। तो भाई बहुत आसान सा बात है, गैस में जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है और गैस के कणों के में गति बहुत ज्यादा होती है। तो जिस बर्तन में हम लोग गैस को रखते हैं वो बहुत ही ज्यादा गति करते हैं और पूरे इलाके में फैल जाते हैं, पूरे बर्तन को वो भर देते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, यह तुरंत अभी हमने बात किया, उदाहरण आपको समझाया दे करके। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। ठोस क्यों होता है भाई लकड़ी का मेज? उसका कारण यह है कि वो जो मेज है, जो लकड़ी है, वो ठोस के सारे गुणों को पूरा करती है। ठोस के क्या गुण होते हैं? ठोस के गुणों का आयतन निश्चित होता है। क्या लकड़ी का आयतन निश्चित होता है? जी हाँ। ठोस का आकार निश्चित होता है। क्या लकड़ी का आकार निश्चित है? जी हाँ। ठोस में संपीड़ितता नगण्य होती है। क्या लकड़ी में संपीड़ितता नगण्य होती है? जी हां। और भी जितने गुण हैं ठोस के, वो सारे गुण यहां पर लकड़ी का मेज पूरा करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। कहता है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना होगा। हवा में यहां पर जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम है और साथ में उनके बीच में खाली जगह बहुत ज्यादा है। इस वजह से हम आसानी से अपने हाथ को हिला पाते हैं। लेकिन हमारा जो लकड़ी है, लकड़ी का टुकड़ा, वो क्या है? एक प्रकार का ठोस है। ठोस होने के कारण उसके कणों के बीच में खाली जगह बिल्कुल नगण्य है और साथ में वहां पर उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो भी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके थ्रू हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने कहता है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन अपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों है। इसका कारण यहां पर यह है कि जब हमारा पानी जो होता है उसके कणों के बीच में काफी खाली जगह होता है, लेकिन वही पानी जब हमारा ठोस बन जाता है, यानी कि बर्फ बन जाता है, तो बर्फ बनने के बाद जो पानी होता है उसके जो कण होते हैं, बर्फ जब बनते हैं तो वो एक प्रकार से क्या करते हैं? इस प्रकार का आकार ले लेते हैं, यानी आयत का आकार ले लेते हैं। कणों के आकार इस प्रकार से, कण इस प्रकार से अरेंज्ड हो जाते हैं, मतलब जैसा स्क्वायर होता है ना वैसा ये अरेंज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण यहां पर कणों के बीच में जो खाली जगह है वो यहां पर बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा बर्फ है उसका घनत्व कम हो जाता है और घनत्व कम होने के कारण जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। समझ गए? तो यहां पर यह चीज क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर हम लोग के सामने क्या टॉपिक है? टॉपिक है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। मतलब जो ठोस है क्या वो तरल बनेगा? क्या तरल द्रव बनेगा? सॉरी, द्रव बनेगा? द्रव क्या गैस बनेगा? गैस क्या ठोस बनेगा? ये हो सकता है क्या? ये चीज यहां पर इस टॉपिक में हम समझेंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है, आइए जरा से एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। कहता है कि अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में रह सकता है। हम यहां पर क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि जो पदार्थ है वो अपनी अवस्था को बदल सकता है या नहीं बदल सकता है, और इस चीज को समझने के लिए हम लोग यहां पर उदाहरण ले रहे हैं जल का। तो जल के बारे में आपको पता है कि जल हमें ठोस रूप में मिलता है, यानी कि बर्फ के रूप में, और हमें जल द्रव के रूप में भी मिलता है, मतलब कि जल के रूप में भी मिलता है, और साथ में जल हमें गैसीय रूप में भी मिलता है, यानी कि जल वाष्प के रूप में भी मिलता है। तो इसी बदलाव को, जल के बदलाव को हम यहां पर समझेंगे, उसी के माध्यम से हम लोग यहां पर पदार्थ की अवस्था के बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? मतलब यहां पर बात यह है कि जब पदार्थ की अवस्था में बदलाव होता है तो क्या क्या बदलाव होते हैं। जैसे पदार्थ के अंदर क्या बदलाव होता है, पदार्थ के कण में क्या फर्क आता है, क्या असर आता है, यह चीज यहां पर हम लोग समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो पदार्थ की अवस्था में बदलाव हो कैसे सकता है, तो यहां पर 2 तरीके हमें समझने हैं, 2 तरीके पढ़ने हैं। पहला तो हमें पढ़ना है कि भाई तापमान में अगर हम लोग बदलाव करेंगे तब यहां पर क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरा यहां पर हम लोग समझेंगे कि जब हम लोग दबाव में बदलाव करेंगे तब क्या फर्क पड़ेगा। अब यहां पर आपको एक चीज मैं पहले समझाना चाहता हूं कि देखिए, हम जो तीनों रूप देखते हैं, तीनों अवस्थाएं देखते हैं पदार्थ के, उसमें क्या फर्क होता है? उसमें कई सारे अंतर होते हैं, कई सारे फर्क होते हैं।
जैसे कि यहां पर सबसे पहले तो देखिए, ये जो यहां पर हमारे पदार्थ के कण है ठोस में, यहां पर क्या होता है, जो कण है उनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। हमारे जो तरल पदार्थ हैं यानी द्रव हैं, उनके कणों के बीच की दूरी ठोस से ज्यादा होती है। और इसके साथ ही जो हमारे गैस होते हैं उनके कणों के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा होती है। तो यानी कि हम अगर कणों के बीच की दूरी को बदल दें तो हम यहां पर पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर हम जानते हैं कि ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल काम करता है वो आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। और साथ में उसके बाद यहां पर हमारे द्रव होते हैं जिसमें आकर्षण बल कम होता है, और गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो अगर हम आकर्षण बल को प्रभावित कर दें किसी भी तरीके से, तो यहां पर क्या हो सकता है, हम लोग ठोस को द्रव में या फिर गैस में बदल सकते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से यहां पर जो पदार्थ है उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमारा उदाहरण क्या है, हम लोग यहां पर उदाहरण देख रहे हैं हमारे पानी का। और उसके लिए, उस चीज को समझने के लिए, यानी कि सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। कि मतलब अगर हम लोग तापमान बदलते हैं तो पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो कैसे बदलती है, पदार्थ के ऊपर, कणों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहां पर बहुत ही आसान सा क्रियाकलाप आपको दिया गया है जिसके माध्यम से आपको यह चीज समझना है। यहां पर कहा जा रहा है कि आप क्या करिए, 150 ग्राम बर्फ लीजिए और उसको प्रयोगशाला में थर्मामीटर लगा करके और उसको नीचे से आग दीजिए, जैसे यहां पर किया गया है। आपने क्या किया, बीकर लिया, बीकर में आपने 150 ग्राम बर्फ डाल दिया, वहां पर एक थर्मामीटर लगा दिया जिससे कि आप तापमान को नापेंगे कि भाई कितना तापमान है, और नीचे से आपने बर्नर लगा दिया जिससे कि आप क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करेंगे, बर्नर को ऑन कर देंगे और तापमान को नोट करते रहेंगे। शुरुआत में हो सकता है जब आपने नापना शुरू किया तापमान को, हो सकता है कि -15 डिग्री मिले या फिर 20, -30, कितना भी हो सकता है भाई, बर्फ का माइनस में ही होगा तापमान। ठीक है, जब हम इसको इस ऊष्मा देना शुरू करेंगे, ऊष्मा देने के दौरान हमें यह दिखेगा कि तापमान कुछ समय के बाद कहां पहुंच गया है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है भाई, मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि गलनांक है। समझ गए? गलनांक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो बर्फ है वो पिघल करके पानी में बदल जाता है, पानी में एक प्रकार से अवस्था उसकी बदल जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या आप देखेंगे कि जब इस बीकर में बर्फ का तापमान 0 डिग्री पहुंच गया और बर्फ पिघलना शुरू हो गया, तो बर्फ पिघलने जब लगा तो बर्फ पिघलने की प्रक्रिया के दौरान, मतलब कि बर्फ पिघलना शुरू हुआ और सारा का सारा बर्फ जब तक पिघल नहीं जाता है तब तक इस बीकर का तापमान जो हम नोट करेंगे वो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा। जब सारा का सारा बर्फ पिघल करके पानी बन जाएगा, उसके बाद जब हम तापमान नोट करेंगे, और हां, इस पूरे प्रक्रिया के दौरान हम क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा बर्फ पिघल करके पानी बन जाएगा, उसके बाद जाकर के तापमान 0 डिग्री से 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, मतलब कि बर्फ पिघल जाने के बाद, पूरा का पूरा बर्फ पिघल जाने के बाद हमारा तापमान में वृद्धि हमको देखने को मिलेगा। अब यहां पर यह क्रियाकलाप देखने से हमें क्या पता चल रहा है, हमें यह पता चल रहा है कि जब हमने यहां पर ऊष्मा देना शुरू किया, ऊष्मा देने के बाद हमारा यहां पर गलनांक पहुंच गया, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट आ गया, 0 डिग्री तापमान हो गया। उसके बाद हम लगातार ऊष्मा दे रहे हैं, लगातार यहां पर गर्मी दे रहे हैं, लेकिन उस गर्मी को देने के बावजूद हमारा तापमान 0 डिग्री से बढ़ नहीं रहा है, 1, 2, 3, 4 डिग्री नहीं हो रहा है, 0 डिग्री पर ही रुका हुआ है। कब तक रुका हुआ रहेगा, जब तक कि सारा का सारा बर्फ जो है पिघल करके पानी न बन जाए। जब पूरा बर्फ पिघल करके पूरी तरीके से पानी बन जाएगा, उसके बाद जाकर के तापमान यहां पर 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ना शुरू होगा। तो भाई बात है कि जब यहां पर बर्फ पिघल रहा है, उस दौरान जो हम ऊष्मा दे रहे हैं, उस दौरान जो हम गर्मी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, वो कहां जा रहा है, हमारा तापमान तो बढ़ नहीं रहा है, वो जा कहां रहा है। तो यहां पर यह चीज को हमें समझना है। तो आइए जरा सा इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो यहां पर एक चीज हम यहां पर इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको पॉइंट के रूप में उसको समझा दूंगा, अच्छे से समझ में आएगा। कहता है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब ये कह रहा है, ये आपको बोलूंगा, आपको समझ में आएगा। पहले यहां पर हम एक लाइन समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जैसे ही हम यहां पर ऊर्जा दे रहे हैं, जो ये हम गर्मी दे रहे हैं, वो गर्मी कहां जा रहा है? ये गर्मी जा रहा है आपके इस बर्फ को पानी में तब्दील करने में। मतलब जो बर्फ के कण हैं वो क्या कर रहे हैं? उस गर्मी को सोख ले रहे हैं, अपने पास रख ले रहे हैं, और उस गर्मी का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं? पानी में तब्दील हो जा रहे हैं। कैसे तब्दील हो रहे हैं? तो वो तब्दील हो रहे हैं कि भाई ठोस को, यानी कि जो बर्फ के कण हैं, उनको हमने क्या किया? तापमान बढ़ा करके क्या किया? ऊर्जा दिया। गर्मी दे रहे हैं मतलब क्या? ऊर्जा दे रहे हैं। तो यहां पर जब तापमान बढ़ा, जब ऊर्जा बढ़ा, तो ठोस के कण यानी कि बर्फ के कण ने क्या किया? उस ऊर्जा को सोख लिया, ऊर्जा को अपने पास रख लिया, और उस ऊर्जा को रखने के बाद जो कण है, ठोस का कण है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसके पास ऊर्जा बढ़ गई। मतलब ऊर्जा उसने सोखा, पहले वो ऐसे ऐसे हिलता था, फिर ऐसे ऐसे हिलने लगा, जोर से हिलने लगा, उसकी गति बढ़ गई, और यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ गई। अब गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण जो कण है वो क्या करने लगे? तेज गति से कंपन करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको गर्मी मिल गई है, ऊर्जा मिल गया है, उनके पास ऊर्जा ज्यादा हो चुका है। कहता है कि ऊर्जा के उष्मा द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। हम लगातार गर्मी दे रहे हैं, लगातार गर्मी दे रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है? जो कण हैं, बर्फ के कण, वो उस ऊर्जा को सोख रहे हैं, ऊर्जा को ले रहे हैं, और ऊर्जा को ले करके अपने गतिज ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। जब उन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो एक समय ऐसा आएगा कि कणों की गतिज ऊर्जा वहां पर आकर्षण बल के से ज्यादा हो जाएगी। समझ गए? आकर्षण बल से ज्यादा जब गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो वो जो कण हैं वो उस आकर्षण बल को तोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, और वो जो हमारे पास पदार्थ है, जो कि ठोस रूप में हमारे पास है, ये पदार्थ ठोस से तब्दील हो जाएगा। किस चीज में? ठोस से तरल में तब्दील हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ठोस पदार्थ एक बार में तरल में तब्दील होता है। नहीं। क्या बर्फ पिघलता है तो पूरा बर्फ एक बार में ऐसे करके पिघलता है क्या? नहीं, धीरे 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 धीरे, थोड़ा 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 बर्फ पिघलता है। तो जैसे जैसे यहां पर ठोस पदार्थ के कणों को ऊर्जा मिलती जाएगी, वैसे वैसे वो तरल में यानी कि द्रव में तब्दील होते जाएंगे। मान लीजिए शुरू में 2 कणों को ऊर्जा मिल गई, वो क्या हो गए? तरल बन गए। उसके बाद 2 कण, उसके बाद 1 कण, उसके बाद 5 कण, उसके बाद 7 कण। जैसे जैसे कणों को ऊर्जा मिलेगी, वैसे वैसे ये सारे कण क्या हो जाएंगे? तब्दील होते जाएंगे तरल पदार्थ में, यानी कि द्रव में ये तब्दील होते जाएंगे। ठीक है? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कहता है कि इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यही चीज है। क्या हुआ भाई कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ऊर्जा दे रहे हैं, लगातार गर्मी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। अब जो गर्मी दे रहे हैं वो ठोस के कण यानी कि बर्फ के कण जो है उसको सोख ले रहे हैं, अपने पास ले रहे हैं। बर्फ के कण उस ऊर्जा को सोख करके क्या कर रहे हैं? अपनी गतिज ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, अपने गति को बढ़ा रहे हैं। वो पहले धीरे धीरे गति करते थे, अब जोर से गति करने लगे, उनका गतिज ऊर्जा बढ़ गया। अब उनका गतिज ऊर्जा धीरे धीरे ऊर्जा को लेने के बाद इतना बढ़ जाएगा कि उस कण के ऊपर जो आकर्षण बल लग रहा है वो उससे ज्यादा हो जाएगा। और जब ऐसा होगा कि गतिज ऊर्जा आकर्षण बल से ज्यादा हो जाएगी, तो वो कण जो है अपने ठोस में जो उसका स्थिति है उसको छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, और वो फ्रीली मूव करने लगेगा, और पूरा धीरे धीरे ऐसी प्रकार से सारे कण जो हैं वो आकर्षण बल को छोड़ करके बाहर निकलेंगे, और पूरा का पूरा हमारा बर्फ क्या होगा? पिघल जाएगा। ये होता है बदलाव, ये होता है आपका ठोस से तरल में बदलाव का प्रक्रिया। अब इसमें यहां पर ऊर्जा वाली बात आ गई कि भाई ये ऊर्जा जो हमने दिया, ये ऊर्जा कहां गया? ऊर्जा गया उन कणों को ठोस से तरल में बदलने में, यानी ठोस से द्रव में बदलने में ये ऊर्जा कणों के द्वारा सोख ली गई, कणों के द्वारा अपने पास रख ली गई, जो कि हम यहां पर ऊर्जा दे रहे हैं इस प्रक्रिया के दौरान जब हमारा तापमान नहीं बदल रहा है बल्कि बर्फ पिघल रहा है। तो ये ऊर्जा कहां गई? ये ऊर्जा सोख ली गई कणों के द्वारा। ठीक है?
ये तो आप समझ गए। अब यहां पर एक पॉइंट है जो कि आपको समझ लेना चाहिए कि भाई गलनांक क्या होता है। न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। मतलब वो न्यूनतम तापमान जिस पर कि ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है, वो उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। समझ गए? हर पदार्थ का अलग अलग गलनांक होता है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट अभी थोड़ा सा हम लोग स्किप करते हैं, अपने इस पॉइंट पर आते हैं। क्या पॉइंट है हमारा कि भाई देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ठोस का बदलाव हो रहा है हमारे तरल में, मतलब द्रव में बदलाव हो रहा है, और यहां पर हम लोग ऊर्जा दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, वो ऊर्जा उष्मा सोख ली जा रही है। अब उष्मा सोख ली जा रही है तो वो कहां जा रहा है भाई, यही चीज कहता है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहां जाती है। हमने वो प्रक्रिया बताया कि भाई जब 0 डिग्री आ जाएगा उसके बाद कितना भी ऊर्जा दो, जब तक बर्फ सारा पिघल नहीं जाता है तब तक ऊष्मा, जब तक तब तक तापमान जो है बढ़ेगा नहीं। तो ऊर्जा कहां जा रहा है, तो यहां पर यही चीज है कि गलने की प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ बर्फ पिघल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है। यह मैंने आपको बताया, यही पॉइंट है। कहता कि बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है, कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। जो हम ऊष्मा दे रहे हैं बर्फ के पिघलने के दौरान, वो ऊष्मा इस्तेमाल कर ली जा रही है बर्फ के कणों के द्वारा तरल में बदलने के लिए। यानी जैसे जैसे ऊर्जा मिल रही है वैसे वैसे कण उस ऊर्जा को ले रहे हैं और अपने आकर्षण बल से ज्यादा अपने गतिज ऊर्जा को कर रहे हैं, और वो क्या हो जा रहे हैं, तरल में बदल जा रहे हैं, द्रव में बदल जा रहे हैं। समझ गए? कहता है कि चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है और इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यही है हमारा गुप्त ऊष्मा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखिएगा कि भाई हमने क्या किया, हमने बर्फ को गर्म किया, बर्फ का तापमान 0 डिग्री पहुंच गया। 0 डिग्री पहुंचने के बाद तापमान बढ़ ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि बर्फ की पिघलने की प्रक्रिया चल रही है। तो वो ऊर्जा जो दे रहे हैं वो कहां जा रहा है, तो वो बर्फ के कणों के द्वारा सोख लिया जा रहा है, अपने पास रख लिया जा रहा है, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है उन कणों को मुक्त करने के लिए उनके स्थिति से, यानी कि ठोस को तरल में यानी कि द्रव में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो ऊर्जा कणों के द्वारा सोख ली गई, इसी के लिए हम लोग गुप्त ऊर्जा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे कहता है कि यहां गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई है। मतलब देखो, हम लोग ऊर्जा देते हैं तो हमें दिखता है कि भाई तापमान बढ़ रहा है, रूम में यहां पर आग जला दूंगा तो क्या होगा, रूम का तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर रूम में आग जलाऊं और तापमान नहीं बढ़े, यहां के कण उस ऊर्जा को सोख ले और कहीं कुछ दिखे नहीं, तो हम कहेंगे ना कि भाई ऊर्जा कहां गया, छुप गया। वैसा ही है, यहां पर कण क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को सोख ले रहे हैं, छुपा दे रहे हैं, लेकिन कहीं कोई तापमान में वृद्धि नहीं दिखा रहे हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा, यानी एक प्रकार का छुपा हुआ ऊष्मा। अब यहां पर देखिए, कहता है कि यहां गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई है, यह तो हम जान गए। कहता है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा मतलब क्या हुआ, मतलब कि 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर हम लोगों को द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मीय ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा जो होगी वो हमारा संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगी। समझ गए? मतलब कि जितना ताकत, जितना एनर्जी, जितना ऊर्जा 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए चाहिए, किस स्थिति में, वहां पर गलनांक पर, और साथ में यहां पर कंडीशन है वायुमंडलीय दाब पर, जितना ऊर्जा चाहिए वो हमारा होगा संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। यानी कि यहां पर अगर हम लोग पानी की बात करें, जल की बात करें, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को जल में तब्दील करने के लिए जितना ऊर्जा चाहिए वो क्या होगा, वो हमारा होगा जल का संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है? अब यहां पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, पहले जो 1-2 पॉइंट हमने छोड़ दिया है उसको क्लियर कर लेते हैं। अब यहां पर देखें तो यहां पर क्या पॉइंट हमने छोड़ा, यहां पर गलनांक की बात की गई है कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है।
मतलब अलग अलग जो हमारे पास दुनिया में पदार्थ हैं उनका गलनांक अलग अलग है। जैसे कि अगर हम लोग पानी की बात करें, जल की बात करें, तो उसका गलनांक 0 डिग्री होता है, आपको पता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा लोहा होता है उसका गलनांक होता है करीब 1580 या 1583 डिग्री, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, गलनांक है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम का है 666 या 65 है, इसी प्रकार से है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो जल है उसका गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। जो लोहा है उसका 1550 डिग्री है लगभग, एल्युमिनियम का 650 है। इसी प्रकार से आप देखें टीन का, देखें तो टीन का 250 डिग्री है। तो गलनांक को जब हम देखते हैं तो उससे हम यह पता कर सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच में आकर्षण कितना ज्यादा है। पदार्थ के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमें गलनांक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक बात बोली गई है, बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। अब यहां पर आपको यह पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहां पर यह है केल्विन, आपको समझना है केल्विन। केल्विन का यहां पर एक प्रश्न पूछता है, यहां पर नोट में दिया गया है। केल्विन क्या है भाई? केल्विन हमारी दुनिया में तापमान का अंतरराष्ट्रीय मानक है। मतलब कि एक प्रकार से जैसे हम लोग सेल्सियस में कैलकुलेट करते हैं, नापते हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो जिनको एक तरीके से रिसर्च वगैरह करना होता है, मतलब स्टैंडर्ड जो दुनिया में स्टैंडर्ड चलता है वहां पर केल्विन का इस्तेमाल होता है। समझ गए? हम लोग नॉर्मल भाषा में बातचीत में हम लोग क्या करते हैं, सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। बोलेगा सर अभी तो आपने 273.15 लिखा था। नहीं, वो होता है, लेकिन हम लोग जब अपना कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, तो 0.15 को हम लोग छोड़ देते हैं। समझ गए? लेकिन अगर वहीं पे अगर आपको कभी रिसर्च करना होगा, कुछ एकदम एक्यूरेट डाटा चाहिए, तब वहां पर उसका इस्तेमाल होगा। तो आपको क्या परीक्षा में प्रश्न आएगा इससे? परीक्षा में प्रश्न आएगा कि भाई 15 डिग्री सेल्सियस है, इसको क्या करो, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उस सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से केल्विन को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जितना, मान लो कि 300 केल्विन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग 300 में से 273 घटा देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। तो अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहां पर 273 जोड़ देंगे। लेकिन अगर केल्विन को सेल्सियस में करना है तो हम लोग जो जितना भी है उसमें से 273 माइनस कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखें तो हम लोग समझ चुके हैं कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है। मतलब कि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग यहां पर ठोस को तरल में यानी कि द्रव में तब्दील करने की बात कर रहे हैं। बात क्या था, बात था कि 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा चाहिए उसको हम लोग संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। यहां पर कह रहा है कि 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर जल के कणों की ऊष्मा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊष्मा से अधिक होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यहां पर कहता है कि हमारे पास तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर एक तरफ है हमारे पास क्या, बर्फ, बर्फ है, ठीक है, उसका तापमान कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, दूसरी तरफ जल है जो कि पिघल चुका है। बर्फ था वो पिघल गया। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है कि जो हमारे पास जल है इसके पास क्या है, ज्यादा ऊर्जा है, ज्यादा ऊर्जा है, और इसके पास क्या है, कम ऊर्जा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में कि भाई बर्फ था, बर्फ ने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को अपने पास सोख लिया, ले लिया, और वो क्या हो गया, बदल गया जल में। तो जो जल है उसने एक्स्ट्रा ऊर्जा, जितना बर्फ के पास ऊर्जा है उसके अलावा कुछ ऊर्जा को अपने पास सोख लिया है। कौन सी ऊर्जा? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को अपने पास सोख लिया है, इसलिए ये यहां पर क्या है, जल है। अगर इससे, इसमें से संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा हम लोग निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और बर्फ में अगर हम लोग संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा डाल दें तो वो क्या बन जाएगा, हमारा जल बन जाएगा। कंडीशन क्या है, 0 डिग्री पर।
मतलब आप समझ रहे हैं कि यहां पर जल के पास ज्यादा ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि यहां पर बर्फ था, पहले ये पहले बर्फ था, इसने ऊर्जा सोखा और ये क्या बन गया? जल बन गया, यानी ठोस से तरल बन गया। बात यहां पर यही है कि अगर कोई चीज, जैसे यहां पर बर्फ है, पानी है, पानी 0 डिग्री के, 0 डिग्री क्या है? गलनांक है, और यहां पर बर्फ ने ऊर्जा सोखा, जल बन गया, मतलब कि जल के पास ज्यादा ऊर्जा है। समझ गए? यही चीज यहां पर कह रहा है। अब यहां पर कहता है कि जब हम जल में उष्मीय ऊर्जा देते हैं, अब यहां पर आगे बात बढ़ गई है। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक बर्फ था, बर्फ में ऊर्जा दिया, जल बना। हमने क्या किया? बर्फ को एक प्रकार से गर्म किया बीकर में डाल करके, और हमने उसको गर्म किया, ऊर्जा दिया, जल बन गया। लेकिन अब जल बन चुका है, अब हम जल में भी ऊर्जा दे रहे हैं, और भी ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं। समझ गए? तो यहां पर यही कहता है कि जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करने लगते हैं। हमने बर्फ में ऊर्जा दिया, वो तेजी से गति करने लगे। अब जल बन चुका है, अब जल में भी हम गर्मी दे रहे हैं, लगातार गर्मी दे रहे हैं, तो वो जो कण है, जो जल का कण अब बन चुका है, वो क्या करेगा? और तेजी से गति करने लगेगा। ठीक है, एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं। हमने यहां पर पहले क्या देखा? हमने यहां पर पहले देखा कि हमारे पास था ठोस, हमारे पास था क्या? ठोस। ठीक है, ठोस था, ठोस में हमने क्या किया? यहां पर गर्मी दिया, तो वो क्या बन गया? हमारे पास द्रव बन गया। ठीक है, अब द्रव में हम लोग अब जब गर्मी दे रहे हैं, लगातार ऊष्मा दे रहे हैं, तो द्रव के कण भी क्या कर रहे हैं? ऊर्जा को सोख रहे हैं। ऊर्जा को सोख रहे हैं, तो ऊर्जा कहां जा रहा है? ऊर्जा इन द्रव के कणों को एक प्रकार से उनके गतिज ऊर्जा बढ़ाने में मदद कर रहा है। जो ऊर्जा द्रव के कण सोख रहे हैं, वो इस द्रव के कणों को ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। और जैसे जैसे द्रव के कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वो इन द्रव के कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, जो कि इस पदार्थ को द्रव की स्थिति में रखता है, उस आकर्षण बल से ज्यादा जब गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो यह द्रव क्या बन जाएगा? यह द्रव बन जाएगा गैस। समझ रहे हैं? तो यहां पर जो चीज, जो प्रक्रिया ठोस से द्रव के बदलने में हुई, वही प्रक्रिया अब द्रव से गैस के बदलने में हो रही है। समझ गए? मतलब यहां पर हमने ठोस के कणों को ऊर्जा दिया, ठोस के कण क्या हुए भाई? उनका गतिज ऊर्जा बढ़ा और आकर्षण बल से ज्यादा हो गए, और वो क्या बन गए? एक तरीके से तरल पदार्थ के रूप में तब्दील हो गए, द्रव बन गए। अब द्रव के कण हैं, उनको हम लोग ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं, तो इनके कण भी क्या कर रहे हैं? उस ऊर्जा को सोख रहे हैं, गतिज ऊर्जा को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। पहले ठोस थे तो ऐसे ऐसे हिलते थे, फिर तरल हो गए तो ऐसे ऐसे हिलने लगे। अब जब तरल में और ज्यादा ऊर्जा मिल गई, तो जो कण थे वो ऐसे ऐसे चलने लगे, ऐसे पूरा चलने लगे। तो यहां पर अगर हम लोग देखें इस चीज को, तो यहां देखिए, ठोस था, हमने क्या किया? ऊर्जा दिया, ऊर्जा दिया तो भाई इस प्रकार से इनका गति होने लगा। और ज्यादा ऊर्जा दिया तो ये जो कण है वो अब इस प्रकार से गति करने लगे, बहुत ही फ्री हो गए। यही चीज यहां पर हो रहा है कि अगर हम लोग ठोस को ऊर्जा देंगे तो वो द्रव में बदलेगा, द्रव को ऊर्जा देंगे तो गैस में बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि उस ऊर्जा को जो कण है वो अपने पास अवशोषित कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल वो करते हैं अपनी स्थिति को बदलने के लिए। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो आगे यहां पर कहता है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। हमने गलनांक देखा, अब यहां पर आ गया क्वथनांक। गलनांक में क्या होता है? कोई भी पदार्थ ठोस से तरल में तब्दील होता है। अब यहां पर क्वथनांक में क्या होगा? यहां पर जो तरल पदार्थ है वो गैस में तब्दील होगा। जैसे हम लोग पानी की बात करें, जल की बात करें, तो जल का जो क्वथनांक है वो कितना है? 0 डिग्री, अरे सॉरी 0 बोल रहा हूं, 100 डिग्री, 100 डिग्री है क्वथनांक। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि क्वथनांक समिष्ट गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। समिष्ट गुण कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि यहां पर जब भी किसी चीज को हम लोग उबालते हैं, जब भी कोई भी चीज बॉयल करने लगता है, सबसे आसान उदाहरण है कि हम लोग बात करें किस चीज का? हम लोग बात करें यहां पर हमारे जल का। जल को उबालने की बात देखते हैं तो जल का उदाहरण हम लोग लेंगे तो हमारे लिए समझना ज्यादा आसान होगा।
देखिए यहां पर हमारा क्या हो रहा है, यहां पर हमारे सामने जल है जो कि क्या कर रहा है, उबल रहा है। यहां देखिए जल उबल रहा है, ठीक है। तो यहां पर जल जब उबलता है तो यहां पर पूरा का पूरा बर्तन, पूरे बर्तन में जितना भी जल है सब एक साथ उबलता है, सब एक साथ बॉईल होते हैं, एक साथ ये क्या होते हैं, 100 डिग्री तापमान पर पहुंच जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, पूरा का पूरा बर्तन हमारा तब्दील हो जाता है गैस में। बर्तन में जितना भी आपका पानी रखा हुआ है वो क्या हो जाता है, वाष्प में तब्दील हो जाता है। इसीलिए कहता है कि जो क्वथनांक है वो समिष्ट गुण है, मतलब कि एक साथ पूरे बर्तन में जितना आपका हो रहा है बॉइलिंग या फिर क्वथना आपको उबल रहा है वो सब एक साथ होता है। अब यहां पर क्या होगा, द्रव के कणों को जब ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगा, गतिज ऊर्जा उनके आकर्षण बल से ज्यादा, तो वो क्या हो जाएंगे, वो वाष्प में बदल जाएंगे। जल के लिए यह तापमान दिया गया है, क्वथनांक का तापमान वो है 373 डिग्री। अब यहां पर देखिए, आपने ऊपर क्या देखा, आपने यहां पर देखा संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, ठीक है। अब इसी तरीके से है आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वो वही चीज है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, इसका डेफिनेशन यहीं से देख के हम लोग तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो यहां पर किधर गया, एक सेकेंड, हाँ यहां पर संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा है। यहां पर क्या कह रहा है, डेफिनेशन आपको यही रहेगा, बस यहां पर कुछ शब्द बदल जाएंगे, कैसे बदलेंगे ये जरा सा हम लोग देखते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दाब पर, तो ये सेम रहेगा वायुमंडलीय दाब पर। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं, वायुमंडलीय दाब पर हमारा सेम रहेगा। अब यहां पर हम लोग क्या बदलेंगे डेफिनेशन में, यहां पर हम लोग बदलेंगे कि 1 केजी ठोस को बदल देंगे, ठोस के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, द्रव लिख देंगे, ठीक है, द्रव लिख दिया। उसके गलनांक को यहां पर हटा देंगे, क्या लिख देंगे, क्वाथनांक लिख देंगे, क्वाथनांक लिख देंगे, ठीक है, क्वाथनांक हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहां पर द्रव के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पर गैस लिख देंगे, ठीक है, गैस हो गया। इसके बाद जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा यह बदल देंगे, और हम क्या लिख देंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लिख देंगे। तो यह हमारा डेफिनेशन तैयार हो जाएगा, वही डेफिनेशन है, बस यहां पर कुछ शब्द बदल दीजिए, आपका यह क्या बन जाएगा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बन जाएगा, ठीक है। ये यहां पर आप देख सकते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को प्रभावित करने के लिए परिभाषित करने के लिए बोल रहा है, आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज कहता है कि उसे हम उसी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं जैसे कि संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया था, ठीक है। अब आगे कहता है कि 373 केल्विन तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। इस चीज को तो हमने समझ लिया था, फिर से समझते हैं। क्या हुआ, हमने क्या किया, पानी लिया, पानी को हमने गर्म किया, उबालना शुरू कर दिया। पानी के कण जो थे वो एक प्रकार से यहां पर थे, पानी के कणों को जब हमने उबाला तो वो क्या बन गए, गैस बन गए। अब यहां पर गैस कैसे दिखाऊं, मैं लिख देता हूं, गैस मतलब क्या, वाष्प बन गए, वाष्प बन गए, ठीक है। यहां पर पानी है, यहां पानी भी लिख देता हूं भाई, पानी है, पानी को हमने उबाला, वो वाष्प बन गए। तो यहां पर उबलने के दौरान जो क्वाथनांक है, यानी कि कितना, 100 डिग्री तापमान है, 100 डिग्री तापमान। हमने पानी को जब गर्म करना शुरू किया तो पानी कितने तापमान पर पहुंच गया, 100 डिग्री पर पहुंच गया, और यह गैस में बदलने लगा, यानी कि वाष्प में तब्दील होने लगा। तो पानी जो है उसने जब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को अपने पास अवशोषित कर लिया तब वो गैस में बदलेगा, उसके पहले वो पानी था। मतलब कि पानी में पानी प्लस ऊर्जा, ये क्या हो गया, पानी प्लस ऊर्जा हमारा वाष्प हो गया। अगर पानी प्लस ऊर्जा वाष्प है तो यह पानी से ज्यादा ऊर्जा है गैस में, यानी कि वाष्प में है। यही चीज कहता है कि यहां पर तापमान अगर 100 डिग्री है तो 100 डिग्री पर अगर हमारे पास गैस है यानी कि वाष्प है, तो वाष्प में ज्यादा ऊर्जा होगा पानी के मुकाबले में, पानी में कम ऊर्जा होगा। क्यों, क्योंकि पानी जब 100 डिग्री पहुंचा तो उसके पास वहां पर हम जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है वो नहीं है, लेकिन जब पानी ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लिया तब वो गैस में बदल गया, तब वो वाष्प बन गया।
समझ गए? यह चीज आपको समझना जरूरी है। यही चीज कहता है कि उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। यह सिंपल सी बात है, समझ गए हैं? अब यहां पर यही चीज समझाया गया, सिंपल सी बात, कि भाई देखो, ठोस को उष्मा दोगे द्रव बनेगा, द्रव को उष्मा दोगे गैस बनेगा, गैस को शीतल करोगे द्रव बनेगा, द्रव को शीतल करोगे ठोस बनेगा। बहुत आसान सी बात है, आप लोग समझ चुके हैं। अब यहां पर कहता है कि अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हाँ भाई, बदल सकते हैं, आसान सी बात है। आगे कहता है कि हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। हाँ भाई, होते हैं। जैसे हमारे घर में जो कपूर जलता है, कपूर क्या होता है? एक प्रकार से ठोस होता है। उसको देखिएगा, अगर उसको आप जलाए नहीं बल्कि उसको सिर्फ गर्म कर दे थोड़ा सा, तो वो क्या में तब्दील हो जाएगा? हमारे गैस में तब्दील हो जाएगा। वो कभी भी तरल नहीं बनेगा। ठीक है? इसी प्रकार से जो हमारे घर में किसी दराज में या फिर अलमीरा में हम लोग कपड़े वगैरह रखते हैं, वहां पर हम लोग छोटे छोटे उजले उजले गोलियां रखते हैं, नेफ्थलीन की गोलियां रखते हैं। उसको भी देखिएगा कुछ समय बाद वो गायब हो जाता है। और वो क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि वो ठोस से सीधे गैस में तब्दील हो जाता है। समझ गए? तो यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर क्या कर रहा है? आपको यहां पर एक क्रियाकलाप है जिसमें कि कपूर लेना है, कपूर को गर्म करना है। कपूर को गर्म करिएगा, वो गैस में तब्दील होगा। और जब वो गैस में तब्दील होगा तो यहां पर आप इसको बंद कर देंगे ऊपर से, तो वो क्या हो जाएगा? वो यहां पर फिर से जब गैस में तब्दील हो गया तो ये यहां पर जाकर के फिर चिपक जाएगा और गैस से फिर वो ठोस बन जाएगा। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पर हमें समझना क्या है? तो यहां पर समझना यह है, यहां पर हमारे पास है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है भाई? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है? ऊर्ध्वपातन मतलब कि ठोस से सीधे गैस, बिना द्रव बने। इसी प्रकार से गैस से जब सीधे ठोस बनेगा बिना बिना द्रव बने, तो वो हमारा कहलाएगा निक्षेपण। ठीक है? क्लियर है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। यानी कि हमने देखा कि अगर तापमान परिवर्तित करते हैं तो क्या असर होता है। अब यहां पर बात करेंगे कि अगर हम लोग दबाव में परिवर्तन करते हैं तो क्या असर होता है। कहता कि हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। हाँ भाई, जानते हैं कि जो गैस होते हैं उसमें कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, तरल में कणों के बीच की दूरी कम होती है और ठोस में बहुत ही कम होती है। ठीक है? कहता है कि किसी सिलेंडर में भारी गैस का दबाव भारी गैस पर दाब लगाने और संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इससे कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित हो सकता है? अब यहां पर देखिए, दबाव कब काम करता है? दबाव से हम पदार्थ की अवस्था को कब बदल सकते हैं? जब पदार्थ हमारा संपीड़ित हो सकता है, उस समय में। संपीड़न क्या होता है? मतलब कि एक बड़े साइज के पदार्थ को अगर दबाव डाल करके हम छोटा कर सकते हैं तो वो क्या है? उसको हम लोग संपीड़न कहते हैं। ठीक है? अब यहां पर देखिए, हमारे ठोस के बारे में हमने पढ़ा कि भाई संपीड़न नहीं होता है, मतलब एकदम रेयर होता है। जल के साथ भी ऐसा ही है कि जल बोल रहा हूं, द्रव का भी जो संपीड़न होता है वो नगण्य होता है, बहुत ही कम संपीड़न होता है। लेकिन गैस में बहुत अधिक संपीड़न होता है, बहुत ज्यादा संपीड़न होता है। इसलिए हम लोग गैस के ऊपर दबाव लगा करके उसको संपीड़ित कर सकते हैं और उसको तरल में हम लोग तब्दील कर सकते हैं। यहां पर यही चीज दिखाया गया है कि हम लोग क्या लें? गैस को लेंगे और इसको पिस्टन लगाएंगे, मतलब कि एक प्रकार से दबाव लगाएंगे, तो इसको हम लोग दबा सकते हैं और इस प्रकार से संपीड़ित कर सकते हैं। संपीड़न का बहुत अच्छा उदाहरण है कि आपके घर में जो यहां पर घर में आता है सिलेंडर, जिससे कि आपके घर में चूल्हा जलता है, जो गैस सिलेंडर आता है, उसमें क्या किया जाता है? जो गैस है, एलपीजी गैस है, उसको संपीड़ित करके तरल में तब्दील करके सिलेंडर में भर दिया जाता है। उसी प्रकार से हमारे हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज होता है, वहां पर ऑक्सीजन भी गैस जो है उसको संपीड़ित करके एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। इसी प्रकार से जो सीएनजी वगैरह होते हैं, वहां पर भी यही काम किया जाता है। यहां पर एक और प्रश्न है कि भाई गैस को द्रव में कैसे तब्दील हम लोग कर सकते हैं? तो गैस को द्रव में हम लोग दाब को बढ़ा करके और तापमान को घटा करके तब्दील कर सकते हैं। क्लियर बात है? अब यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहां पर क्या है? ठोस CO2 की बात की गई है। ठोस CO2 क्या होता है?
जिसको कि ड्राई आइस अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या बात कर रहा है, यहां कह रहा है कि इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। मतलब क्या, ये कुछ नहीं है भाई, CO2 है, उसी को हमने क्या किया, तापमान घटाया, बहुत दबाव लगाया तो वो ठोस के रूप में आ गया। और यहां पर ये होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा दबाव लगाते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपको उदाहरण दिखाऊं तो यहां पर होगा मेरे पास, हाँ ये देखिए, ये है ठोस CO2, ड्राई आइस है, ठीक है। इसको अगर आप बाहर ऐसे ही खुले में रख देंगे तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। इसको नॉर्मली जब रखना होता है तो उच्च दाब के कंटेनर में रखा जाता है, बर्तन में रखा जाता है, ठीक है। तब ये अपनी स्थिति को बरकरार रखता है, नहीं तो ये यहां पर गैस में तब्दील हो जाता है। अब यहां पर सब सवाल ये है कि ये ठोस बना कैसे, तो ठोस उसी तरीके से बना, हमने उच्च दाब लगाया और तापमान कम किया, तब इसको हमने क्या किया, गैस से ठोस में तब्दील कर दिया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़े तो कहता है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब यहां पर सवाल है कि 1 एटमॉस्फेयर मतलब क्या हुआ, तो भाई 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक दबाव मापने का तरीका होता है। जैसे कि हम लोग पास्कल में दबाव नापते हैं, उसी प्रकार से एटमॉस्फेयर भी हम लोग क्या करते हैं, दबाव मापने के लिए यूज करते हैं। 1 एटमॉस्फेयर कहने का मतलब यह है कि समुद्र तल के बराबर में, समुद्र के स्तर के बराबर में जितना दबाव लगता है, जितना दबाव है, वो हमारा 1 एटमॉस्फेयर होता है। और ये दबाव कितना है भाई, तो ये दबाव यहां पर है 1.01 गुना 10 का पावर 5 पास्कल। पास्कल क्या है, ऐसा यूनिट है दाब का, लेकिन एटमॉस्फेयर को भी हम लोग यहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग समझ गए ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ क्या होता है। अब यहां पर देखें तो ठोस, द्रव, गैस तापमान के द्वारा, दाब और तापमान के द्वारा हम लोग बदल सकते हैं। यहां पर ये सब चीज आप लोग समझ चुके हैं। वाष्पीकरण को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। वाष्पीकरण क्या होता है, जब द्रव को हम लोग गैस में बदलते हैं तो वो वाष्पीकरण हो गया। संघनन यानी कि गैस को हम लोग ठंडा करके जब हम लोग द्रव में बदलते हैं, संघनन हो गया। संगलन क्या हो गया, ये समझ गए, मतलब जो यहां पर पिघलना होता है उसी के लिए संगलन इस्तेमाल होता है। इसके साथ जमना हो गया, द्रव को ठोस में जैसे कि बर्फ को जमा देते हैं, वो हो गया। ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर कुछ प्रश्न है, सेल्सियस को आपको बदलना है, सेल्सियस में बदलना है, ये सब आप लोग कर सकते हैं आसानी से। यहां पर अब हमारे पास है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कुछ खास नहीं है, हमारे आसपास जो रोजाना प्रक्रियाएं होती हैं उसी की बात यहां पर हम लोग करने वाले हैं। यहां पर एक सवाल पूछा जाता है कि पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब लगाना आवश्यक है। मतलब हम लोग ने अभी तक पढ़ा कि अगर हमें पदार्थ की अवस्था बदलनी है तो हमें क्या करना होगा, या तो दबाव लगाना होगा या फिर तापमान को ऊपर नीचे करना होगा, या फिर दोनों को एक साथ करेंगे तब हम लोग पदार्थ की अवस्था बदलेंगे। लेकिन क्या हर बार यह करना जरूरी है, तो नहीं। हमारे पास एक प्रकार की स्थिति है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कि हम किसी भी प्रकार का तापमान में बदलाव नहीं करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से दबाव में बदलाव नहीं करते हैं, फिर भी हमारा पदार्थ की अवस्था में बदलाव होता है। ये क्या है भाई, ये यहां पर है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे, यानी कि क्वथनांक से कम तापमान पर जब द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है तो वही हमारा क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, ठीक है। अब यहां पर वाष्पीकरण हमारा किसी भी तापमान पर हो सकता है। वाष्पीकरण 10 डिग्री पर भी हो सकता है, 100 डिग्री पर भी हो सकता है, 50 डिग्री पर भी हो सकता है। वाष्पीकरण हम कब कहेंगे, जब हमारा क्वथनांक से नीचे तापमान रहेगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर हमारा तापमान है और वहां पर कोई तरल पदार्थ, द्रव, गैस में तब्दील हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वहां पर हो रहा है वाष्पीकरण, ठीक है। उदाहरण के लिए हमारे घर में जो कपड़े हम धोते हैं, कपड़े जो पसारते हैं, तो वो गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं, ठंडी के दिनों में सूख जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कहता है कि हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कणों के बीच विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब यहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया को आपको समझना होगा कि यह किस प्रकार से यहां पर अलग है। तो यहां पर अगर हम लोग वाष्पीकरण की बात करें, वाष्पीकरण होता क्या है। वाष्पीकरण में यह होता है कि जैसे हमारे आसपास कहीं भी द्रव है, जैसे कि कपड़ा हमने भिगा कर रखा हुआ है, या यहां पर जो तालाब दिख रहा है इस प्रकार का तालाब है, तालाब में पाइप पानी पूरा भरा हुआ है।
तालाब में कुछ कण हैं जो कि सतह पर हैं, जो कि पानी आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है, जो कि हमारे हवा के कांटेक्ट में, हवा के टच में है। अब यहां पर इन ऊपर सतह पर जो कण हैं, इन कणों में से कुछ कण ऐसे होंगे जिनको कि इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि वो अपने आकर्षण बल को छोड़ दें। मतलब कि इतनी उनकी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा, कि उनके आकर्षण बल से ज्यादा उनके पास गतिज ऊर्जा हो जाएगी। जब इन कणों के पास, इस तालाब के सतह के कुछ कणों के पास इतनी ऊर्जा हो जाएगी कि वो अपने आकर्षण बल से बाहर आ सकते हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे गैस। क्या बन जाएंगे? गैस बन जाएंगे। और इसी प्रकार से वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण में क्या होता है कि सारा का सारा जल या फिर सारा का सारा द्रव जो है वो एक साथ गैस में तब्दील नहीं होता है। कुछ कण ऐसे होते हैं जिनके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा उनको मिल जाती है, जैसे कि हवा में बहुत गर्मी चल रही है, कुछ कणों को बहुत ऊर्जा मिल गया, वो लोग क्या हो गए? वो लोग बदल गए, गैस बन गए। तो ये चीज यहां पर होता है वाष्पीकरण में। वाष्पीकरण एक सतहीय प्रक्रिया है, यानी कि वाष्पीकरण हमेशा सतह पर होता है। समझ गए? अब यहां पर वाष्पीकरण को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करते हैं ये जरा सा हम लोग देखते हैं। तो यहां पर क्रियाकलाप है, इसको हम ध्यान नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां पर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारण जो है वो क्या है? सतह क्षेत्र बढ़ने पर, यानी सतह क्षेत्र जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा, सतह क्षेत्र जितना कम होगा वाष्पीकरण उतना कम होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं गिलास में पानी लूं और वही एक गिलास पानी एक थाली में, यहां पर इतना बड़ा थाली में फैला दूं, तो वाष्पीकरण कहां ज्यादा होगा? वाष्पीकरण ज्यादा होगा जब हम लोग पानी थाली में रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका सतह बढ़ गया। सतह बढ़ गया मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कण अब हवा के कांटेक्ट में हैं और ज्यादा से ज्यादा कणों के पास ये चांस है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करें और वो गैस में तब्दील हो। सतह जितना ज्यादा होगा, सतह क्षेत्र जितना ज्यादा होगा, वाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा। समझ गए? तो यहां पर ये आपको हो गया। उदाहरण के लिए यहां पर एक उदाहरण बताया गया है कि कपड़े जब हम लोग सुखाते हैं, पसारते हैं सुखाने के लिए, तो वहां पर कपड़ों को हम लोग मोड़ करके नहीं रखते, बल्कि कपड़े को फैला करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि हम लोग सतह ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि कपड़े जल्दी सूख जाएं। इसके बाद आगे क्या है? आगे है तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि जब होगा तब वाष्पीकरण का दर भी अधिक होगा। मतलब आप देखते हैं कि जब ठंडा का दिन आता है तो ठंडा के दिनों में आप कपड़ा सुखाने जाते हैं, जल्दी नहीं सूखता, बहुत समय लगता है। लेकिन जब गर्मी का दिन होता है ना, तो जो हमारा कपड़ा है वो बहुत जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर तापमान ज्यादा है, ज्यादा तापमान है हमारे वातावरण में, जिससे कि कण जो हैं उनको भी ज्यादा तापमान मिलता है, और ज्यादा तापमान मिलता है तो वो जल्दी से गैस में तब्दील होते हैं, और जल्दी से गैस में तब्दील होते हैं तो दूसरा कण भी जल्दी से गैस में तब्दील होता है, जिससे कि वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। तो ज्यादा गर्मी होगा तो क्या होगा? ज्यादा हमारा वाष्पीकरण होगा। तापमान जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा। आप अगर 0 डिग्री मतलब ठंडी के दिनों में अगर कपड़ा पसारेंगे तो ज्यादा समय लगता है, गर्मी के दिनों में कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में तापमान ज्यादा है, हवा में इतनी ऊर्जा है कि जो कण है उनको ऊर्जा आसानी से मिल जाती है और वो गैस में तब्दील हो जाते हैं। आगे हमारे पास है आर्द्रता में कमी। यानी हवा में जब आर्द्रता होती है, आर्द्रता कहने का मतलब क्या है? मतलब कि हवा में यहां पर जल के कण कितना ज्यादा है। यहां पर आप देख रहे हैं जैसे ये पूरा इलाका है, यहां पर वाष्प पूरी तरीके से भरा हुआ है। इस प्रकार से जब हवा में वाष्प भरा हुआ रहेगा तो वहां पर वाष्पीकरण का दर बहुत ही कम होगा। अगर हवा में से वाष्पीकरण हमें बढ़ाना है, हमें अपने पदार्थ से वाष्पीकरण को बढ़ाना है, कपड़ों से या किसी चीज से, तो हवा में जब आर्द्रता कम होगी तब वहां पर वाष्पीकरण का दर ज्यादा होगा। आर्द्रता मतलब क्या? हवा में कितने कण, वाष्प के कण या फिर जल के कण मौजूद हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता कम होगा तो यहां पर क्या होगा? हमारा वाष्पीकरण ज्यादा होगा। आर्द्रता ज्यादा होगा तो हमारा वाष्पीकरण का दर कम होगा। ठीक है? अब इसके बाद यहां पर कहता है कि वायु की गति में वृद्धि। वायु का गति जब ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण का दर भी ज्यादा होगा, और वायु का गति कम होगा तो वाष्पीकरण का दर कम होगा। तेज हवा जब चलता है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। उसका कारण क्या है? कि यहां पर जो जलवाष्प के कण होते हैं वो वायु के साथ उड़ जाते हैं। जलवाष्प के कण जो हैं वो वायु के साथ उड़ जाते हैं। मतलब कि यहां पर जो हमारा, जैसे ये कपड़ा हमने पसारा, यहां से कण उड़े, यहां तो ये फूल है, मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। यहां से मान लो ये जो उजला उजला उड़ रहा है, ये क्या है? ये हमारा वाष्प किया हुआ जलवाष्प का कण है। ये ऊपर उड़ा, हवा चल रहा है, वो उन कणों को उसके साथ अपने साथ ले गया। अगर यहां पर ऐसा ना हो
तो ये कण उड़ करके यहीं पर जमा हो जाएंगे और कपड़े के आसपास क्या हो जाएगा, आर्द्रता बढ़ जाएगा, जिससे वाष्पीकरण का दर कम हो जाएगा। तो जब हवा चलता है तो वाष्प के कण जो हैं उनको हवा अपने साथ ले जाता है, जिससे कि यहां पर हवा में आर्द्रता कम हो जाती है, जिससे वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि प्रभावित करती हैं वाष्पीकरण के दर को। इसके बाद यहां पर आगे क्या है, आगे टॉपिक है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। अब यहां पर कहता है कि खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। यहां पर कह रहा है कि देखो हमने क्या किया, एक बर्तन में रख दिया हमारा पानी। पानी क्या हो रहा है, वाष्पीकृत हो रहा है, वाष्प बन रहा है। अब ये वाष्प बन रहा है तो इसको ऊर्जा कहां से मिल रही है, ऊर्जा मिली अपने आसपास के इलाकों से। ऊर्जा लेकर के ये कण जो है वो क्या हो गए, वाष्प बन गए। वाष्प बन गए तो इनके कणों ने फिर से ऊर्जा सोखी अपनी कमी को पूरा करने के लिए। फिर यहां पर फिर और कण वाष्प बन गए और फिर यहां पर फिर ऊर्जा सोखी। तो जैसे जैसे कण वाष्प में तब्दील होते हैं, ये जो हमारा बर्तन है या फिर ये जो कण है अपने आसपास के इलाके से ऊर्जा सोख करके वाष्प में तब्दील होते हैं। समझ गए? या फिर वाष्प में जब तब्दील होते हैं तो जो ऊर्जा की कमी होती है बर्तन में, उसको पूरा करने के लिए आसपास के इलाकों से यहां पर ऊर्जा को सोखा जाता है, ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। समझ गए? और जब ऊर्जा अवशोषित होती है आसपास के इलाके से, जब गर्मी अवशोषित होती है तो वहां पर एक प्रकार से शीतलता आती है। अब यहां पर उदाहरण के लिए कहता है कि आप अपने नाखूनों पर या फिर हाथों पर जब एसीटोन डालेंगे, एसीटोन डालो या फिर पेट्रोल डालो या फिर कुछ और तरल पदार्थ हैं, उनको जब तुम डालोगे तो हाथ पर आपको ठंडा फील होगा, एक प्रकार से आपको बहुत ही ठंडा लगेगा। कारण क्या है कि जो एसीटोन होता है, पेट्रोल होता है, वो जब वहां पर हाथ पर खुले में आप रखते हैं तो वो बहुत जल्दी से आपके हाथों से ऊर्जा को सोख करके और गैस में तब्दील होने लगता है। जब वो गैस में तब्दील होता है तो वो अपने साथ आपके हाथों से ऊर्जा को भी लेकर के जाता है, जिससे कि हाथों पर आपको शीतलता महसूस होती है, ठंडा महसूस होता है। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे कहता है कि तेज धूप वाले गर्मी के दिन में लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर जल छिड़काव करते हैं। क्यों? क्योंकि जल का जब छिड़काव किया जाता है तो जल के छिड़काव करने के बाद जो जल है वहां पर अपने आसपास के इलाके से जो जमीन है या फिर जो गार्डन है वहां से गर्मी को अवशोषित करते हैं और वो गैस में तब्दील हो जाते हैं। और जब वो तब्दीली आती है द्रव से, वो गैस में जब तब्दील होते हैं तो उस छत की या फिर गार्डन की जो गर्मी है उसको भी अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और इसके कारण यहां पर शीतलता आती है। यहां पर सवाल पूछता है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में एक तरीका है शरीर को ठंडा रखने का, कि हमारा शरीर पसीना छोड़ता है। जब हमारे शरीर को तापमान कम करना होता है, हमारा शरीर पसीना छोड़ता है और पसीना जब वाष्प में तब्दील होता है तब हमारा शरीर ठंडा होता है। ठीक है, यह तरीका है शरीर को ठंडा रखने का। तो यहां पर क्या होता है कि जब हम लोग सूती कपड़ा पहनते हैं तो सूती कपड़ा हमारे पसीने को आसानी से अवशोषित करता है और वो सतह पर ला देता है। मतलब अंदर से सोखा, उस कपड़ा भीगा और सतह पर आ गया हमारा पसीना। जब वो पसीना उड़ेगा, पसीना जब वाष्प में तब्दील होगा तब हमारा शरीर ठंडा होगा। तो यहां पर जो सूती कपड़ा है वो हमको जो हमारा पसीना है उसको वाष्पीकृत करने में या फिर वाष्प में तब्दील करने में मदद करता है, यानी कि शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कहा जाता है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। आगे सवाल है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? मतलब कई बार आप ठंडा ठंडा पानी रखते होंगे, गिलास में ठंडा पानी बर्फ रखते हैं तो बर्फ का जो गिलास है या फिर बोतल है वो बाहर से भीग जाता है, उस पे कण छोटे छोटे बूंद आ जाते हैं पानी के। वो क्यों आ जाते हैं? उसका कारण यह है कि वहां पर जो बोतल है या ग्लास है उसके आसपास के हवाओं में वहां पर पानी मौजूद है। जब वो ठंडा ग्लास या बोतल रखा जाता है तो आसपास के जो कण हैं, जल के कण, वो ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होकर वहां पर संघनन होता है और वो क्या हो जाते हैं,
गैस से यानी कि वाष्प से वो जल में तब्दील हो जाते हैं और बोतल से आकर के या गिलास से आकर के चिपक जाते हैं। इसलिए वहां पर हमें छोटे छोटे बूंदें नजर आती हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहां पर कुछ नहीं है, हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। कुछ प्रश्न है तो इसको आप खुद से देख लीजिएगा। आगे आपके सामने है, आपने क्या सीखा आप खुद से पढ़ सकते हैं, और कुछ प्रश्न वगैरह हैं ये आपको करने हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।